Bismillahirrahmanirrahim, viewers. This is Ibrahim Mir with you online with our esteemed guest. और आपको पता है जो आज हमारी गेस्ट हैं, if I just take her name and that is it. लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी होती है, एक जो है प्रोटोकॉल होता है, वो मैं उसको मलूज़े खातिर रखते हुए मैं बात करूंगा। और ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी है, जर्नलिस्ट भी है और अदीबा भी है, ऑथर भी हैं। लेकिन अबव ऑल ये है कि इनकी जो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आए, कई मर्द जो है वो बिल्कुल मतलब खामोश हो जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। शी डिडन्ट सरेंडर। इनकी जो सबसे बड़ी खूबी है कि इन्होंने फाइट किया, कम्युनिटी के अंदर रहीं, उसी सर्किट को और बढ़ाया। इवन के इनकी जो फॉलोअर्स हैं वो ट्विटर पे आप देखें तो मिलियंस में हैं और यूट्यूब पे देखें तो मिलियंस में है। और क्रिटिसिज्म तो किस पे नहीं होता, पीपल्स पार्टी पे होता है, हर उस पे सियासी जमात पे, हुकूमत पे, मजहबी जमातों पे, हर एक पे होता है। लेकिन ये इनको खूसियत इनकी ये है कि बीइंग ए वुमन, मैंने कहा ना कि जैसे मर्द जो है वो भाग जाते हैं, बड़े बड़े सरेंडर कर जाते हैं, बीइंग ए वुमन क्रेडिट गोज टू हर कि इन्होंने अपने आप को चट्टान की तरह मुकाबला किया, हालात का मुकाबला किया और आज उनका अपना एक नाम है। पहले तो होता था ना कि ये फलां की मदर है, बहन है, वाइफ है, नहीं, वो इन्होंने अपनी आईडी बनाई, शुरू से अपनी आईडी बनाई और यूके में भी जर्नलिज्म का आगाज किया, पाकिस्तान में आपको इनकी लाइफ का पता है। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है उन्होंने अपनी सेंसिटी को, उस चीज को, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खास तौर पे वुमेन का जो रिस्पेक्ट और रिगार्ड करती है, वो तो सबके सामने हमारी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमारी कायद, उन्होंने इन चीज़ों को हमें बहुत सिखाया। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा और ताकि आप देखने सुनने वाले, मुझे पता है यू आर वेटिंग एंग्ज़ियसली, और मैं उनको लाइव करता हूँ। उनका इंट्रोडक्शन तो ख़ैर मैंने कहा ना कि मैं उनका सिर्फ नाम ही ले दूँ तो काफ़ी है, लेकिन इट गोज़ ऑन एंड नन अदर दैन मिस रिहाम खान जो है वो हमारे साथ हैं। बख़ैर रागले। Thank you, जी। अस्सलाम वालेकुम अबरार साहब। Thank you, dear Manana ji. Tasumata balana raka. No, that's very it's an honor and a privilege to be speaking to Pakistani communities in the UK, in Europe, and in Pakistan through your medium. जोर तकड़े दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र देस्ता से दुआ गाने दीजिए। और आई एम वेरी इनकरेज के इल्फर्ड में और हमारे जो बाकी सूबा जात में भाई हैं, बहनें हैं, वो भी पश्तो, क्योंकि इतनी मीठी ज़बान है, मेरा ख़्याल है किसी तरह से हमें आपस में प्यार बढ़ाने का यही एक तरीका है कि हम एक दूसरे के कल्चर को, ज़बान को समझें। एंड फ़र्क हम में बहुत ही कम है। आप यकीन करेंगे जब मैं सिंध पहली बार गई हूँ तो मुझे लगा कि पश्तून, हम हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं कि मेहमान नवाज हम बहुत हैं, लेकिन आई रियलाइज सिंध जाके कि असली पुख्तून तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि जो मेहमान नवाजी मेरी सिंध में हुई, थरपारकर में और रास्ते में जहाँ जहाँ हम रुके, आई वॉज सो टच्ड कि जिस तरह से मोहब्बत से, और मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और खाना भी आई कैन से कि जी केपी से भी बेहतर खाना था। So I think this is a great start, जी. And I think particularly for people living in Europe, in the UK, overseas Pakistanis को हमें एक बहुत अच्छी एक यूनिटी की रूह फूंकनी पड़ेगी पाकिस्तान में. We'll have to build our nation and our national character, rebuild it actually. इंशाल्लाह जी। मैं तो वो कहते हैं ना, जैसे वो बात भी है कि पठान को देख के पश्तो भूल जाते हैं। मैंने अभी बखैर अगले जोड़ तकड़े कहना था, लेकिन पठान को देख के मेरी पश्तो भूल गया है। रेहाम बेबी, हम सवालात का आगाज करते हैं और मैं चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू से एक आर्टिकुलेट इंटरव्यू, आपने बड़े सारे इंटरव्यूज दिए हैं और इंटरव्यू खुद किए भी हैं, लेकिन हम तो तिफले मकतब हैं इस फील्ड में, और आप एक पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हैं, एंड यू आर अलाउड एंड वेलकम टू इवन क्रिटिसाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हम, क्योंकि देखें, जब तनकीद नहीं होगी तो बेहतरी की उम्मीद नहीं होगी, तो हम तो तनकीद से सीखते हैं, हम बुरा नहीं मानते।
और हम वी टेक इट ऑन द चेन के भाई हम कहते हैं ठीक है करें आप, हम उससे बेहतर चीजें लाएंगे। तो पहला मेरा एक आप सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन भी है, लेकिन आपके सेंटिमेंट्स में उस पर लेना चाहूंगा कि कल एक पिक्चर वायरल हुई 3 साल बच्चे की, बशीर अहमद उनके नाना या दादा थे, उसके ऊपर वो इंडियंस ने वो बिठा के वो तस्वीर ली, उनको शहीद किया। तो ये जो ब्रुटेलिटी है कश्मीर के ऊपर, ये कब तक जाएगी? और क्या इंडिया बिल्कुल सफाक हो चुका है मोदी, या उसमें बिल्कुल इतना फाशिज्म आ गया कि हिटलर को भी बीट कर रहा है? अब वो बचा, और फिर इधर से हमारे वजीर आजम साहब उनकी दुआओं से मोदी साहब बने हैं, और फिर वो ओसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं। ये दोनों बातों का इकट्ठे आप प्लीज जवाब दें, क्योंकि ये बड़ा इस वक्त जो है ना अवाम के जख्मों पे, कश्मीरियों के जख्मों पे बहुत बड़ा ये जो है ना ये नमक ये फीका कह दी। जी अबरार साहब, आई थिंक कि इंडिया में अब इस किस्म की एक एक्सट्रीमिज्म, जिसको आप हिंदू एक्सट्रीमिस्ट सेंटिमेंट कहेंगे, उसको इस तरीके से उजागर किया जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मैं समझती हूँ कि खित्ते के लिए तो डेफिनेटली नेगेटिव है। यानी जाहिर है पाकिस्तान में लोगों के एहसासात मजरूह तो होते हैं, और कश्मीरियों के ऊपर तो जो 5 अगस्त 2019 से एक लॉकडाउन की सूरत हाल है और अब कोरोना में एक डबल लॉकडाउन है, वो अगर दुनिया उससे नजरें हटा भी दे, नजरअंदाज कर भी रहे, और कुछ हमारी कोताही भी रही है, क्योंकि जब से 5 अगस्त 2019 को ये एक यूनिलैटरल सॉर्ट ऑफ डिसीजन और एक बड़ा ही आमिराना किस्म का डिसीजन लिया गया आर्टिकल 35A को भी और आर्टिकल 370 को भी लेके, तो मोदी को जो क्रिटिसिज्म का निशाना बनाना चाहिए था या अकाउंटेबल रखना चाहिए था, वो मैं समझती हूँ पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सफारतकारी की एक फेलियर, नाकामी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझती हूँ ये इंडिया के लिए भी बहुत खतरनाक बात है, इसलिए क्योंकि आजकल जंग ना न्यूक्लियर वेपन्स की है और ना जंग अब धर्म को लेके या एक एक्सट्रीमिस्ट व्यू को हवा देने से जीती जाएगी। जो जंग है वो इकोनॉमी पे है, वो इकोनॉमिक सुप्रेमेसी पे है, और इस वक्त अगर इंडिया एक्सट्रीमिज्म की राह पे चलेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि देव गॉन टू फार, और उसकी वजह से उनको खुद इकोनॉमिक लॉस होगा। आप देख रहे हैं कि हर एक से पंगा लिया हुआ है। अब आप देखिए कि चाइना के साथ कोई लड़ाई लड़ना या उनसे इस तरीके का स्टैंड ऑफ करना कोई कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है। एंड ऑब्वियसली इफ पुश कम्स टू शव, तो हमारी जो एक लॉबी चाइना के साथ है, और गुज़िश्ता 2 साल में और धरनों की वजह से थोड़ी सी डैमेज हुई, उम्मीद है कि वो हमें हमारी उन कोताहियों के लिए माफ कर देंगे। लेकिन ये चाइना के लिए बहुत, सॉरी इंडिया के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा, इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक स्लम्प उनकी तरफ आ चुका है, और ऑब्वियसली अगर वो मईशत पे फेल करेंगे तो इट डजंट मैटर कि कितना हैवी मैंडेट आप लेके आए हो। तो ये मैं समझती हूँ एक इंतहाई इमेच्योर और बहुत ही गलत फैसला है, और मैं समझती हूँ कि मोदी सरकार जो ये फैशिज्म का मुजाहरा कर रहे हैं, और उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, कल फोटो को ही लेके आप देखें तो जिस किस्म के कमेंट्स थे, मैं रिपीट नहीं करना चाहती बिकॉज मुझे इतना गुस्सा आया कि एक मासूम बच्चे की ग्रैंडफादर की डेथ होती है उनके नजरों के सामने, उसके बाद आप उस हालत में उसका फोटो और वीडियो बना रहे हैं और उसको वायरल कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, लेकिन उस बच्चे के दुख को, मतलब देयर इज नो डिग्निटी इन डेथ एज वेल, कि आप उसको अपने मफादात के लिए, एक दहशत ये कि क्रॉस फायर या वट एवर वे यू वांट टू पुट इट, उसमें वो आदमी, बुजुर्ग आदमी शहीद हुए, और एक दहशतगर्दी ये कि ये दुनिया को दिखाया जा रहा है, ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। ये एक बड़ी टेररिज्म है। देखिए टेररिज्म सिर्फ ये नहीं होती कि आप कहीं बम धमाका करें या किसी को शूट कर दें, लेकिन जब आप ब्रॉडकास्ट करते हैं टेररिज्म, तो उसका उसका जो असर होता है, इफेक्ट होता है, उसका जो सबलिमिनल मैसेज होता है, बल्कि ओवर्ट मैसेज होता है, वो बड़ी दुनिया तक जाता है कि देखो ये हम कर सकते हैं। यानी एक फैशिज्म को आप अपने ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, अपनी डिक्टेटरशिप को स्टैम्प कर रहे हैं। मैं इसी वजह से हमेशा कहती हूँ कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन है, जो उनकी शहादत है, वो सिर्फ उनके लिए, जो उनके इर्द गिर्द थे उनके लिए तकलीफ दे नहीं थी, उनकी फैमिली के लिए सिर्फ तकलीफ दे नहीं थी, वो उन लोगों के लिए भी तकलीफ दे थी जिन्होंने ये नज़ारे टीवी पे देखे, और ये जानबूझ के किया जाता है कि आपको एक मैसेज दिया जाता है कि देखो अगर आवाज उठाई तो ये तुम्हारा हाल होगा।
और मैं समझती हूँ कि कल का जो ये तस्वीर को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ उससे भी बढ़कर हैं कि जहाँ जाने जा रही हैं। कश्मीरी तो हमारे बहन-भाई, हमारे बच्चे वहाँ पे 73 साल से शहीद हो रहे हैं, इस्मत दरी हो रही है और हम तो जो कुछ भी इमोशंस रखते थे उनकी तरफ से मैं पर्सनली जब भी कश्मीरियों से बात करती हूँ, वो जो कि मकबूजा कश्मीर में है, वो जो कि हमारी तरफ मुज़फ़्फ़राबाद या नीलम वैली में है, वो बहुत मायूस हैं पाकिस्तानी हुकूमत से, बल्कि कश्मीरी जो हुकूमत है वो भी बहुत ज़्यादा मायूस है। लेकिन इंडिया का ये ब्रॉडकास्ट करना, दे आर प्लेइंग अ वेरी डेंजरस गेम फॉर देमसेल्व्स। उनको समझना चाहिए कि इस वक़्त बेहतरी जंग में नहीं है, जंग में किसी का भला नहीं होगा, जंग में इकोनॉमिक लॉस ही होगा and we have a very strong economic power in the region and globally now, China, and I think this is unwise and impulsive, and I feel कि ये अमेरिका की शय पे मोदी जी ये जो डबल झप्पियां लगा रहे हैं ट्रंप को, इसकी वजह से हो रहा है। एंड हम तो देखें, मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम तो ऑलरेडी ज़िया के वक्त के बहुत ज़्यादा टॉर्मेंटेड हैं। हमने तो ट्रॉमा देखा है अफगान वॉर का, किसी और की जंग का हम हिस्सा बने, आज तक हम उसका खमियाजा जो है भुगत रहे हैं। तो मैं तो बड़ी बरमला ये बात करती हूँ कि अगर इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म गलत था, या अगर हमें आप कहते हैं कि हम टेररिस्ट हैं, तो खुद टेररिस्ट क्यों बन गए हैं? ये तो बड़ा एक रीजनल टेररिज्म होगा ना। इससे तो अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा तो इंडियन को होगा, नुकसान होगा तो पाकिस्तानी को होगा, नुकसान होगा तो कश्मीरी को होगा और रीजन को होगा। So I see it in a very I think it's very regrettable actually, and should be condemned and should be corrected. I think the course needs course correction की जरूरत है इस वक्त। तो रेहान भी ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ऑन द फ्लोर, हाउस ऑफ द फ्लोर कह दिया, और हमारे पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे, हमारे दीगर पाकिस्तानी दीगर इदारे, वो जो मारे गए हैं, उनको उनको हम कैसे, उनके हमने क्या किया उनके साथ ऊपर से? ये जानबूझ के कहा गया, इसके पीछे कोई फिलॉसफी है या हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट को मिलाइन करना है? ये क्यों कहा गया ये? देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अब आप इनको प्राइम मिनिस्टर कहें या जो कुछ भी कहें, प्राइम मिनिस्टर तो ये किसी और के हैं। आई थिंक बिलावल भुट्टो ने बहुत अच्छा कहा कि ये पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं। आई वुड गो इवन फर्दर देन दैट। मैं तो समझती हूँ कि ये सिर्फ मनीगाला के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये तो अपनी पार्टी को भी सर्व नहीं करते, ना कभी सर्व किया है एज चेयरमैन, बिकॉज पार्टी में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टी में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, पार्टी में कोई जानशीन नहीं है। इट्स अ मी एक शख्सियत के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, जैसे किसी एक्टर के या किसी सिंगर के, एक रॉक स्टार के इर्द गिर्द एक कल्ट फॉलोइंग होती है। तो उनकी तो बात को अफसोस की बात है कि कौन सी बात उन्होंने सही की है कि हम कहें कि कोई एक बात ढंग की कर दी हो, बल्कि उनकी देखा देखी मजबूरन शाह महमूद कुरैशी पे मुझे तरस आ रहा है कि पिछले 2 स्पीचेस जो मैंने देखी हैं, आई थॉट के एंड अगेन बिलावल भुट्टो ने उनको कॉल आउट किया कि क्या आप आज जो आपका लीडर ऑफ द पार्टी बिन लादेन को शहीद कह रहा है, तो शाह महमूद कुरैशी जवाब दें, आप भी इस बात को कंडोन करते हैं? फवाद चौधरी से पूछा। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि उन्होंने जो बात की है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट के कितने लोग जो कि शहीद हुए हैं, हमारी आर्म फोर्सेस का नुकसान हुआ है, हमारी आर्म फोर्सेस टेररिज्म में उनकी जानें गई हैं, और जो बेचारी किसी लांस नाइक की शहादत होती है, उसकी जो बेवा सुन रही होगी, किसी जवान की बेवा सुन रही होगी, मेजर्स की यंग बेवाएं हैं। मैं लोगों की इनसे तो तकलीफ होती नहीं कि किसी के जनाजे पे जाएं, किसी के लिए फौतगी के लिए दुआ उठाएं। मैंने तो यंग कप्तानों की शहादतों पे मैं गई हूँ, और जहां मैं अभी भी बोलती हूँ तो शिवर रन्स डाउन माय स्पाइन, बिकॉज जवान 24-25 साल का एक माँ बाप का लाल वो शहीद हो रहा है, और आप जाके एक कंफर्म्ड टेररिस्ट को शहीद कह रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आप मलाइन कर रहे हैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस को। इनका कहने का मतलब ये है कि जनरल कियानी को खबर नहीं थी। इनका कहने का मतलब ये है कि जब ओबीएल का जो ये ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद जब एबटाबाद कंपाउंड को बुलडोज किया गया बाय आर्म्ड फोर्सेस, तो आप उनको भी आप क्या कह रहे हैं? तो ये तो वो प्राइम मिनिस्टर है जो कि एज हेड ऑफ स्टेट जाके यूएस में बैठता है, सवाल कुछ और कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि जी हमने अलकायदा बनाया हुआ था, जो जुर्म लोगों ने हमारे सर पे नहीं डाला, जो जुर्म मोदी सरकार ने हमारे सर पे नहीं डाला। ये जो लाडला है वो
वो इकबाल जुर्म भी करने जा रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि ये होता जा रहा है, मतलब नॉन स्टॉप एक मलाइनिंग चल रही है। अब आप देख लीजिए ये पीआईए का जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है, किसने की है? गवर्नमेंट ने की है ना। भाई 2 साल तुम्हारे पास, 2 ढाई साल थे, 2 ढाई साल में आप तो कह रहे थे कि पता नहीं कितनी नौकरियां और कितने घर बन जाएंगे। किया क्या है कि आपने एग्जिस्टिंग जो घर थे उनके ऊपर बुलडोजर चलाए हैं, एग्जिस्टिंग जो नौकरियां थी उनको बेरोजगार किया है। पीटीडीसी के देखें होटल बंद हो रहे हैं, किसान है तो वो जो लूटे जा रहे हैं। और ऊपर से हमारे पायलट्स की दुनिया भर में ना सिर्फ बेइज्जती पीआईए, यानी आप इंस्टीट्यूशंस को जो पहले नहीं चल रही थी तो आप उनको यू आर रनिंग देम इनटू द ग्राउंड। आज मैं देख रही हूँ कि लोग मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं कि बीबी हम पाकिस्तानी ओरिजिन पायलट्स हैं और एयरलाइंस के लिए, और हम पे सवालात उठाए जा रहे हैं। और इवन दो हम दोबारा टेस्ट पास करके क्लियर भी कर लेंगे, लेकिन मेरे कॉलीग्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो आप ना चाहते हैं कि पाकिस्तानी पाकिस्तान में रोजगार पे लगे, और आप जी चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी या कहीं और अगर कोई एयरलाइंस, टर्किश एयरलाइंस है या कहीं और एम्प्लॉयड हैं, उनको भी आप, मतलब इन्होंने जानबूझ के दानिस्ता तौर पे मुल्क को ह्यूमिलिएट किया है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जी 3 बार नहीं, आए दिन कर रहे हैं। तो मैं तो आई सी दैट एज़ जी। अच्छा, treason, honestly. रे रेहान बीबी, आपने मेरा यू स्नीक्ड इनटू माय नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी। एनीवे, वो अच्छा किया आपने। यही बात है कि आप जब बोलती हैं तो फिर आप कवर कर लेती हैं सारे इश्यूज को। मैं उस पे थोड़ा सा बाद में भी आऊंगा। यू हैव कवर्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट। ये अभी जो ताज़ा हमारा जो आज का टॉपिक भी है, मीडिया, पॉलिटिक्स एंड करंट सिचुएशन। अब मीडिया, आप बताएं कि बिकॉज आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप पाकिस्तान के मीडिया को इस वक्त कहाँ देखती हैं कि वो कितना जिंदा है, कितनी उसमें सांस है, कितना उसको कर्व किया गया है? और कल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, बीइंग ए वुमेन, बीइंग ए जर्नलिस्ट, आपकी अथॉरिटी, आप उस पर बोल सकती हैं। उर्वशा खान जो हमारी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उनके साथ एक इन्हीं के नियाजी साहब के नेम से एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने जो बदतमीजी की है, ये क्या ये जर्नलिस्टिक नॉर्म्स हैं, या क्या किसी वुमेन के साथ इस तरह कर सकता है लाइव? ये इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब एवरीबॉडी इज वेरी हर्ट। देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें औरत और मर्द की तो बात नहीं है, और पलवशा भी माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हैज नेवर यूज्ड अ वुमन कार्ड और विक्टिम कार्ड। बात है कि आपने कहा कि मीडिया किसको सर्व कर रहा है, मीडिया की नॉर्म्स क्या हैं। मीडिया इस वक्त लाडले वजीर आजम का मीडिया है, यानी उन बेचारों पे मुझे तरस भी आता है। पता नहीं उनकी क्या मजबूरियां होंगी। ये तो फिर एक छोटे यंगर रिपोर्टर टर्न्ड एंकर है। हमारे एक बहुत बड़े एंकर हैं जो कि जब मैं पाकिस्तान लैंड की थी तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा व्यूअरशिप किनकी थी, 10 बजे का प्रोग्राम करते थे। उनकी मैं आजकल ट्वीट्स देखती हूँ, मुझे तो लगता है जैसे गन पॉइंट पे उनसे ट्वीट्स करा रहे हैं। इतना कोई जर्नलिस्टिक करियर हो और बड़ी उम्र के आप हों, और हमें नहीं नजर आ रहा कि आप किस किस्म की मैंने तो उस दिन बल्कि कह दिया कि इनको नोटिफिकेशन दे दें प्लीज, कंफ्यूजन से निकाल लें इनको, पीटीआई नोटिफिकेशन दे दे, इनको भी ऐसे पीएम बना दे, स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर बना दे, इनके लिए भी कोई टास्क फोर्स बना दे, ताकि कम से कम हम खुल के पहचान तो लें कि जी स्पोक्स पर्सन ऑफ पीटीआई। ये ना करें कि कहें कि जनाब ये इस शो के एंकर है और उस शो के एंकर है। तो ये जो पलवशा वाला इंसिडेंट हुआ है वो किसी मर्द के साथ भी होता। ये मीडिया सिर्फ लाडले वजीर आजम को सर्व करने के लिए, क्योंकि अगर वो ये नहीं करते तो वो नौकरी से जाएंगे। अब उस बेचारे ने अपना घर भी चलाना होगा, वो या नौकरी करेगा या वो अपने घर का खर्चा चलाएगा, और या फिर वो खुद लाइन हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारे आधे से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स जो कि मैं जानती हूँ पीटीआई वोटर्स थे, गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर सीएसएस के, उनको इन्होंने ओएसडी किया हुआ है। बोल तो कोई सकता नहीं। इस जो लास्ट कपल ऑफ इयर्स हैं उसमें रेलवेज के शाइनिंग ब्राइट स्टार्स ओएसडी, पुलिस ऑफिसर्स आपने देखा क्या क्या उन्होंने प्रोटोकॉल की खातिर कितने लोगों को ओएसडी किया है। रोजवेल्ट होटल की मद में शाहरुख नुसरत साहब को ओएसडी किया गया। तो इस वक्त तो अगर आपने टीवी पे एंकरिंग करनी है तो आपको ये करना पड़ेगा, और वो इट वाज सैड टू सी, ट्रेजिक टू सी। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये पलवशा पे अटैक किया है, उन्होंने अपनी जर्नलिज्म और अपनी साख पे, अपनी इंटेग्रिटी पे अटैक किया है। हम लोग अंधे बहरे तो नहीं बैठे हुए। नौकरी रहेगी कितने दिन रहेगी? जितने दिन लाडले की नौकरी रहेगी उतने दिन ही आपकी नौकरी रहेगी। तो सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए। पहले जो उनको बड़ा इन्फ्लेट कर रहे थे, पहले जिन्होंने हीरो बनाया, देखे ना अयाज अमीर साहब के आर्टिकल्स उठा के देखें, हारून रशीद साहब के शोज देखें, एक एक, वो तो छोड़े, जनरल अमजद शोएब साहब का भी एतराफ देख लीजिए, इकबाल जुर्म कर रहे हैं।
तो ये जो है मेरा भाई बेचारा गुमराह है, शायद उनको पता नहीं, थोड़ी-सी अपनी सोर्सेज़ लड़ाएँ। आजकल तो वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद अपनी -1 की खुद बातें कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। फ्लोर ऑफ द हाउस में बजट नहीं डिस्कस कर रहे, अपना -1 डिस्कस कर रहे हैं और मुड़ के देख रहे हैं सपोर्ट के लिए, उस तरफ देख रहे हैं सपोर्ट के लिए जहाँ पीछे एक कोई पीटीआई का बंदा नहीं है। कोई भी पहचाना नहीं जाता, कोई पीपीपी का है, तो कोई पीएमएलक्यू का है, कोई पैराशूट्स लगा के आए हैं। तो ये तो इनकी जी, हालात है। ये तो आई रेहान जी भी देखिए, ये तो अगेन हमारा पाकिस्तान जो है अयूबिस्तान बना, फिर ज़ियास्तान बना, फिर मुशर्रफस्तान बना, फिर अल्लाह आपका भला करे तालिबानिस्तान बना, अब नैबिस्तान बन गया, न्याज़िस्तान बन गया है। इन सारी चीज़ों में जो जमहूरियत की थोड़ी बहुत, रात की रानी थोड़ी बहुत खुशबू दे रही थी, उसकी सूरत में हम देखते हैं कि जमहूरियत और मीडिया का बड़ा चोली दामन का साथ है। आज का मीडिया या 10 साल पुराना मीडिया उठा के देख लें, उसमें जो एक इन्फ्लक्स आया है कि सहाफ़ी या एंकर वो पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं और सहाफ़त में भी है। क्या ये कोई रीज़न बनता है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं, कोई भी आ सकता है, लेकिन ये क्यों आ रहे हैं? क्या कोई इसमें मैलेफाइडी है या कोई वाक़ई इसमें कोई नेशन की सर्विस है? देखिए, अगर कोई पॉलिटिक्स करना चाहता है, तो मैं तो बिलीव करती हूँ कि लोगों को सियासत में आना चाहिए। आई थिंक कि आना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप एज़ अ जर्नलिस्ट सियासत कर रहे हों। और मैं आपको बताऊँ कि मेरी अपनी लाइफ़ की मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर अक्सर नुक्ताचीनी होती है, तो मैं आई वुड लाइक टू पुट माई सेल्फ अप फॉर अकाउंटेबिलिटी फर्स्ट। जब मैं बीबीसी में काम कर रही थी, तो मुझे हेड हंट किया गया एक कंजर्वेटिव सीट के लिए। और मैं उनको बताना नहीं चाहती थी कि कि मेरे पर्सनल सर्कमस्टांसेस क्या हैं, कि मैं 3 बच्चे हैं दैट आई हैव टू फीड। तो मैंने इंटरव्यूज वगैरह के लिए 2 पे गई, एंड आई देन सेड टू देम कि मैं बीबीसी की नौकरी नहीं छोड़ सकती। आई कैन नॉट लीव माय सैलरीड पोजीशन, और बीबीसी की नौकरी या जर्नलिज्म की नौकरी आपको छोड़नी पड़ती है पॉलिटिक्स करने के लिए। उन्होंने खैर मुझे कहा कि ठीक है, एंड दिस वाज द रीजन कि मैं इनफैक्ट पाकिस्तान आई, बिकॉज आई थॉट अगर किसी पॉइंट पे मुझको मैं जर्नलिज्म के साथ अब सियासत नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब बाद में जाके मैंने ये एक गलती की, एक हादसा हो गया कि मैंने एक पॉलिटिशियन से जाके शादी कर ली, तो मेरे ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर जो उस वक्त था वो ये था कि मुझे बताया गया था कि हफ्ते के बाद अनाउंस कर दिया जाएगा। अब मैं अपने जो उस वक्त हमारे जो सीईओ थे, उनको उनके साथ भी मैंने उन्हें कहा कि देखिए एक सिचुएशन बन गई है, मैं ये शो नहीं कर सकती। आप भी जानते हैं मैं किसकी वाइफ हूँ, और सारी दुनिया भी जानती है। मेरे लिए बड़ा ऑकवर्ड हो गया, मुझे कोई एंटरटेनमेंट वाला शो दे दे। मैं अब ये जो उस वक्त मैं 10 बजे का शो मेरा ख्याल है कर रही थी डॉन पे। तो उन्होंने तो बल्कि मुझे कहा कि नहीं आप करें, मुझे पता है आप बैलेंस्ड हैं, आप तो भी पीटीआई को रगड़ती हैं। मैंने कहा हाँ, लेकिन लोग समझेंगे कि मैं बैलेंस शो नहीं कर रही। तो एज अ पॉलिटिशियंस वाइफ मुझे प्लीज लेट मी गो। और उन्होंने फिर हमारी बड़ी महीनों ये बात होती रही। फिर आखिर में जाके उन्होंने मुझे एक और वो शो दिया विच वाज अबाउट सेलिब्रिटीज। लेकिन शुरू में बड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई, जो 1-2 महीने जो मेरा ख्याल है मैंने कोई 8 शोज 7-8 शोज किए थे, कुछ तो रिकॉर्डेड थे पहले के। तो ये प्रॉब्लम है। और मैं समझती हूँ कि जर्नलिज्म, अगर आप बड़ी क्लियरली कह दें कि दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, पॉलिटिकल एक्टिविज्म कर रहे हैं या सोशल एक्टिविज्म कर रहे हैं। अभी देखिए कि मैं नहीं, आई डोंट वांट टू डू अ जॉब बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि माय रोल इज वेरी पॉलिटिकल नाउ, माय वॉइस इज बिकम ऑफ अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। तो आई नाउ थिंक कि आई वुड नॉट वांट टू डू अ शो वेयर आई, एंड आई आल्सो थिंक कि अब ऐसा मौका आ गया है कि ये आपको वो इश्यूज मीडिया पे या टीवी पे नजर ही नहीं आ रहे। ऐसी जबान बंदी है। मैं जिया एरा की, वी आर चिल्ड्रन ऑफ द जिया डिक्टेटरशिप, ऐसा नहीं देखा था। कम से कम कोई तंज में बात कर जाते थे, मोइन अख्तर साहब कर जाते थे, अनवर मकसूद साहब कर जाते थे, फारूक कैसर साहब कर जाते थे, शायरी होती थी। अब तो ये इस किस्म का एक फैशिज्म है कि आप देखें कि कोई पैरोडी नहीं कर सकता, कोई मिमिक्री नहीं कर सकता, यूट्यूब वीडियोस पे नहीं छोड़ रहे। और सारे हमारे जो एंकर्स है वो सारे आप देख रहे हैं यूट्यूब पे आ गए हैं। एंड आई थिंक कि दिस इज ये फैशिज्म डज नॉट हैव अ लॉन्ग लाइफ। लाइफ। आई डू एक्चुअली बिलीव इन दैट। लेकिन ऑफ कोर्स फैशिज्म हमें डैमेज कर जाता है। जो सबसे ज्यादा इमरान ने आके ये पिछले 2-2.5 साल में किया है, मेरा ख्याल है ये डिक्टेटरशिप्स भी नहीं कर सकी। और वो इस वजह से है क्योंकि ये एक सिविलियन फेस है, और सिविलियन फेस को ला के अब सिलेक्टर्स ये कहेंगे कि देखा सारे ही बेकार हैं। पहलों को तो किसी ना किसी तरीके से कह दिया था कि जी चोर, डाकू,
करप्ट, ये वो, अब ये कह रहे हैं कि जी ये भी देखे ना, निकम्मा, ना अहल, डोंकी किंग, इस किस्म की बातें। सो वो जो जो प्रोपेगेंडा था ना, जो डिक्टेटरशिप का प्रोपेगेंडा होता है कि नहीं जी पॉलिटिशियन करप्ट है, पॉलिटिशियन बेकार है, और अयूब खान तो बड़े जबरदस्त थे, 1960s में तो हमारी ये शान थी, और जनाब मुशर्रफ साहब तो बड़े जबरदस्त थे। ये भूल जाते हैं कि बांग्लादेश कब हुआ, आमरीत में हुआ, कारगिल कब हुआ, आमरीत में हुआ। जब भी हमें कोई नुकसान हुआ है, जब भी कोई हमारे ऊपर बहुतान लगा है, वो हमने आमरीत के दौर में देखा है। हमारे ऊपर अगर कोई भी टेररिज्म की भी जो इल्जामात आए हैं, जो हमें दुनिया भर में एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म कहा गया है, वो कोई डेमोक्रेटिक हुकूमतों की वजह से नहीं किया गया, उनकी इमा पे नहीं हुआ। तो ये इमरान ने आके डेमोक्रेसी में ही pushed in or tried to push in the last nail in the coffin, ये अल्टीमेट पपेट बन के, बिकॉज दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी। ये तो लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी भी नहीं है, ये तो डेमोक्रेसी है ही नहीं है, ये तो इट्स अ शैम, इट्स अ शैमोक्रेसी। ये कहीं से डेमोक्रेसी नहीं है। ये ना वोट की बलबूते पे आए हैं, ना वोट के बलबूते पे बैठे हुए हैं। अब तो ये जो कहते हैं कि कुर्सी को लात मार देंगे, ओ भाई कुर्सी तुम्हारी है ही नहीं, टांगे तो कुर्सी की आपकी है ही नहीं। आप गिनवा के मुझे बता दें कौन सी कुर्सी की टांग इनकी अपनी है। अच्छा, इस जुर्म में कुछ, की है। इस जुर्म में कुछ किसी हद तक आप भी शरीक थी, आप वो रिग्रेट मैं करती हैं कि बिल्कुल, आप? मैं भी हमजा शुएब साहब की तरह इकबाल जुर्म करती हूँ कि जबरदस्त। 2013 में हमने पीटीआई को वोट दिया। नहीं नहीं, वन हैज टू बी, देखिए मैं हमेशा, लोग मुझे कहते हैं, और मैं इस वजह से ज्यादा, आई थिंक पार्ट ऑफ द रीजन व्हाई आई have become very active is because मुझे ये बातें नहीं बताई गई थी। Even though I come from an educated background, पेरेंट्स दोनों एजुकेटेड, बड़ी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक तो खैबर पख्तूनख्वा में हमें काफ़ी इन द डार्क रखा जाता है, सच्ची आप पूछें तो। दूसरी बात ये कि हमारा जो मीडिया की आपने बात की, आई थिंक द मीडिया हैज प्लेड अ वेरी नेगेटिव रोल, बिकॉज ये जो हीरो क्रिएशन है, ये मीडिया बड़े सालों से कर रहा था। अगर आप मैं बचपन के जब शोज याद करती हूँ, तो उसमें भी मैं देख रही थी कि ये जो हीरो बनाया गया है, और फिर हमें जो ये एक इमेज दिया गया है कि बहुत ज्यादा मुसलमान एंड ऑनेस्ट एंड सादगी एंड ऑल ऑफ दैट, वी ऑल बॉट दैट एज ओवरसीज पाकिस्तानीज। हम बहुत ज्यादा इस प्रोपेगेंडा को बाय करते हैं कि पाकिस्तान के लिए चॉइस या इमरान है या मुशर्रफ। ये आप कहीं बैठे हो, आप दुबई में बैठे हो, आप कतर में बैठे हो, आप इंग्लैंड में बैठे हो, आप स्वीडन में बैठे हो, लोगों को ये समझाया गया है, प्रोपेगेंडा जो फैक्ट्री है उसने ये बताया गया है कि या मुशर्रफ तो या इमरान। अभी भी आपको लोग मिलेंगे जो मुशर्रफ को सपोर्ट करते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्यों एंटी डेमोक्रेटिक हरकत हुई है। दे डू नॉट बाय इट। दैट प्रोपेगेंडा हैज बीन वेरी वेरी इफेक्टिव, बहुत मुअस्सर ब्रेन वॉशिंग हुई है। मैं जब 2013 में पाकिस्तान गई, तो मैंने जिस दिन इलेक्शन ट्रांसमिशन हो रही थी, तो मुझे उन्होंने इलेक्शन ट्रांसमिशन पे मौका दिया कवरेज का। मैंने उन्हें कहा जी मैं वोट डालने जा रही हूँ, मैंने तब्दीली को वोट डाला, और फिर मैंने एक पर्सनल वोट डाला। और वो क्यों डाला? क्योंकि हमें ये बताया गया था कि ये तो ऑनेस्ट है, हाँ हाँ थोड़ा सा बेवकूफ है, सादा है, लेकिन ऑनेस्ट है। ये प्रोपेगेंडा इतना मुअस्सर था कि बस नवाज शरीफ को और जरदारी को नहीं वोट देना। तो ये प्रोपेगेंडा, अगर इफ आई कैन बी अ विक्टिम ऑफ इट, एक पढ़ा लिखा सहाफी जो कि एक्चुअली मिला भी हुआ था, एंड आई डिडंट थिंक दैट ही वाज पर्टिकुलरली ब्राइट, आई डिडंट थिंक दैट ही वाज कॉम्पिटेंट, एंड मैं केपी में इनको रोज मतलब क्रिटिसाइज कर रही थी। आप मेरे प्रोग्राम्स उठा के देखें, मैंने इनकी इवन दो आई वाज प्रो पीटीआई एज अ वोटर, लेकिन मैं इनको क्रिटिसाइज बड़ा कर रही थी। इनफैक्ट आई वाज द ओनली एंकर जिन्होंने, जब इमरान ने कहा कि जियो ने ये न्यूज चलाई है, स्पीच चलाई है नवाज शरीफ की, और इन्फ्लुएंस किया है एजेंडे को, तो मैंने पूरा एक 40 मिनट का शो करके उनको कहा कि गलत कह रहे हैं ये, एक्चुअली उन्होंने पहले नहीं चलाई जियो ने। एंड सो आई वाज अगेंस्ट द धरना as a journalist. I was against the dharna even after he proposed, and he didn't like it very much. But मुझे उस वक्त यही लग रहा था कि ये धरना जो है कंट्रोल मैकेनिज्म है, नवाज शरीफ को भी कंट्रोल करने का और इमरान को भी कंट्रोल करने का, और वो वही हुआ। तो एक्चुअली मेरा उनके साथ उस वक्त भी इख्तलाफ ये था कि ये आप मिसगाइडेड है, आप टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हो जाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स जब वो धरना फेल हो गया, जो कि 6 दिन में फेल हो गया था, उसके बाद I think I did want to believe in change. I really thought कि ये, और आज जो सबसे बड़ा एक मसला है पाकिस्तान में, वो ये है कि इमरान बहुत से लोगों की लास्ट होप थे।
maybe not correct in our aspirations of change कि इसके साथ एक शख्सियत के साथ एसोसिएट हो, लेकिन जिस तरीके से मैं डिसअपॉइंट हुई ऑन अ पर्सनल लेवल रोज देख के, तो वो उसी तरीके से 2 ढाई साल में सारी जो पीटीआई वोटर्स हैं, दे आर एज डिवोर्स्ड नाउ, जिन्होंने 2018 में वोट दिया, एज आई एम। तो मैंने चूंकि नजदीक से देखा था, मेरी बात का यकीन कोई नहीं करता था। अब एक एक बात जो मैंने किताब में लिखी है वो खुद उसको प्रूव कर रहे हैं, खुद आए दिन प्रूव कर रहे हैं। आरिफ नकवी को बिठाते हैं शंघाई इलेक्ट्रिक की मीटिंग्स में बिठाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठाते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स में बिठाते हैं। तो रहाम खान को क्या जरूरत थी ये झूठ बोलने की? मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, हाउ डिड आई नो? मैंने तो उनके बिठाने से पहले की बात लिखी। तो आई थिंक इट्स अ शेम कि वी डिड हैव, you know, he was the last hope and he has taken that hope away. So I feel very upset for Pakistani youngsters and overseas Pakistanis. And I also, जब मुझे लोग गाली देते हैं अबरार साहब, आप यकीन करें मैं बिल्कुल नहीं माइंड करती, because I've been there, I believed in him। और मैं भी मान ही नहीं सकती थी कि अच्छा नहीं, इतनी नमाजों के फोटो हैं, कैसे नमाजी नहीं है, यू नो, इतने तो तकरीरें जबरदस्त करता है, मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। आई बिलीव दो स्पीचेस। तो आज अगर कोई कहता है रहम खान झूठ बोल रही है, मैं उनका प्रेडिकमेंट समझ सकती हूँ, बिकॉज जो रियलिटी थी वो इतनी भयानक थी, वो तकरीरों से इतनी मुख्तलिफ थी कि वो वाकई लोगों को लगता होगा कि ये तो खातून झूठ बोल रही है, मुबालगा कर रही है। अच्छा रेहान बीबी, ये जो गालियों वाली बात की, मैं तो खैर सवाल मेरा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। ये गालियां भी तो उसी कैंप से आती थी, ये तो आपकी नॉन होनी चाहिए ना, ये गालियां तो उसी कैंप से अभी भी आ रही हैं, जिसको भी आ रही हैं। एनीवे, मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ब्रॉडर सेंस पे आते हैं, पाकिस्तान की जिसमें बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। देखें, नया पाकिस्तान, आप जैसे नई गाड़ी, कोई नई चीज खरीदते हैं तो पुरानी को डंप करते हैं, तो समटाइम तो ये भी होता है ना, या उसको रेनोवेट करते हैं, डंप करके नई चीज लेते हैं, तो चलें जी ठीक है। इन्होंने अब कैसे डंप करना शुरू कर दिया कि कश्मीर का मसला डंप, कश्मीर इज सोल्ड आउट जी, पीआईए बंद, स्टील मिल बंद, गरीब मर गया, जो कुछ इनके पास पेट्रोल वो खत्म, आटा चीनी टमाटर, कोई स्कैंडल देख लें, इन्होंने गरीब को, पाकिस्तान को खत्म करने की एक वाकई एक सुनामी आई हुई है। आप मुझे ये बताएं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक वजूद नजर आ रहा है। 30 मई को एक ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किया जो एक्टिव नहीं कर रहे। उसमें ये है कि आप कोई भी क्रिमिनल जो है उसकी स्क्रूटनी नहीं होगी, एफपीआर या आईबी नहीं करेगी, और कोई भी कंपनी खोल सकता है। एक दूसरा, किसी के भी ऑफशोर कंपनीज में शेयर्स होंगे 10% से जिसके ज्यादा नहीं है, ही डजंट हैव टू डिक्लेयर। तो ये जो बड़े व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए ले आए हैं, और डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने इन्हें मना किया कि इसको आप अप्लाई ना करें, इसे लैप्स होने दें। आप क्या समझती हैं कि ये पॉलिसी जो हर चीज को खत्म करना, मसले को ठीक नहीं करना, बल्कि जड़ से उखाड़ दें, यानी कि दरख्त को उखाड़ दें तो फल तो उगेगा नहीं। कश्मीर गया, ये जा रही है, आपके सामने है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आज रोजवेल्ट होटल की हद तक बच गया। तो ये महंगाई, पेट्रोल, गरीब, ये जो लोग इनको लाए थे, जैसे आपने पहले भी मेंशन किया, मीडिया वाले खुद सर पीट रहे हैं, रो रहे हैं कि इनको हमने क्यों लाया। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं समझती है कि ये कैसे हमारे मुल्क को औने पौने दामों बेच रहे हैं, और ऊपर से चादर क्या उड़ी हुई है, मैं जी करप्ट नहीं हूँ, बाकी सारा लूट गए पाकिस्तान को दाएं बाएं, इनके जो कैपिटलिस्ट इनके साथ लगे हुए हैं। आप नई नस्ल को या डेमोक्रेटिक जो वहां की है पार्टी, उनको क्या पैगाम देगी कि वो क्या रोल अदा कर सकते हैं इससे बचने के लिए, या एस्टेब्लिशमेंट को? देखिए, आपने बहुत ज्यादा इस सवाल के बहुत ज्यादा जाविये हैं। एक पहली बात जी। मैं बड़ी क्विकली कहूँ कि जो मीडिया आजकल जो बोल रहा है ना, जो कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, एक्चुअली अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि उनमें से कुछ लोग हैं, नॉट एवरीवन, कुछ लोग हैं जो कि ये सब कुछ जानते थे, जो कि जब मुझको गालियां दे रहे थे और मुझे झूठा कह रहे थे, तो मुझसे ज्यादा असलियत जानते थे। तो उनकी जो क्रिटिसिज्म इस वक्त है, वो क्रिटिसिज्म इसलिए क्योंकि उनको एमडीपीटीवी नहीं बनाया, यानी कि जो उनके मफादात जुड़े हुए थे, उनको जो उनकी करप्शन बननी थी वो नहीं हुई। सो एवरीबडी इन मीडिया इज एक्चुअली नॉट रियली, सडनली उनकी आंखें नहीं खुली। ये लोग जो इमरान को पिछले 22 साल से जानते हैं और मुझसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे, वो अब इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि उनकी पसंद का चीफ मिनिस्टर नहीं बना, उनको एमडी की पीटीवी एमडी नहीं बनाया गया, उनको ठेके नहीं दिए गए। लेकिन जो आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, ये बहुत
आई थिंक कि ये बहुत एक वरीइंग कंसर्न है और वो हर लेवल पे आपको दिखाई दे रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी, फॉर दोज हु आर नॉट, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, आई रियलाइज जस्ट रिसेंटली, आई रियलाइज्ड कि उनको ये भी नहीं पता, उनकी भी कुछ इमरान साहब की तरह की हिस्ट्री पे गिरफ्त है। उनको ये भी नहीं पता कि रानी झांसी की रानी कौन थी, टीपू सुल्तान कौन था, 1857 की जंग में क्या हुआ, 1857 का नहीं पता। सो ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्सेप्ट ये क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्सेप्ट, व्हेन वी से ईस्ट इंडिया कंपनी, वी मीन के लोग आ रहे हैं जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना वाबस्तगी नहीं है, और वो यहाँ पे हमारा जो भी कोई मादियात हैं या जो भी हमारा एसेट है उसको लेके और बाहर लेके जा रहे हैं अपने एम्पायर्स बनाने के लिए, अपनी जाती एम्पायर बनाने के लिए, और कुछ फॉरेन जो एजेंडास हैं उसके साथ अटैच्ड हैं। अब मैंने आपको शंघाई इलेक्ट्रिक और ये के इलेक्ट्रिक वाली बात की, ये भी उसी की एक कड़ी है कि आप हमारे एसेट्स क्यों इस तरीके से, मतलब व्हाई आर यू फैसिलिटेटिंग सर्टेन पीपल? इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली इमरान की कुछ मजबूरियां हैं, इमरान ने कुछ लोगों से फाइनेंस लिया हुआ है, कुछ लोगों के रहमो करम पे पले हैं, तो उनको जाहिर है ही कैन नॉट टेक एन आइडियोलॉजिकल, वो नजरियाती स्टांस ले नहीं सकते, उनके हाथ बंधे हुए हैं। दूसरा जो बड़ा मसला ये भी है, मैं समझती हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है 2.5 साल में, फॉर एग्जाम्पल रुपी करेंसी हमारी गिराई गई है, ये किसी ने हमें कहा नहीं, मतलब कहा तो है लेकिन हमें हमारी मजबूरी नहीं थी, ये हमने किसी और फॉरेन एजेंडे को सेटिस्फाई किया है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई और म्यूटनी जब हुई 1857 की, तो उसके बाद हमने देखा कि ब्रिटिश ने सोचा हमारे तो बड़े बंदे मर रहे हैं और ये तो जनाब हमें रेजिस्टेंस आ गई है, ये तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई है, चलो अब डायरेक्ट रूल नहीं करते, इनडायरेक्ट रूल करते हैं। तो ये क्या है, ये वाली हुकूमत जो है ये इनडायरेक्ट रूल है, ये मुल्क के मफादात को बेच रही है, करेंसी खुद गिराती है, सूद खुद बढ़ाती है, हॉट मनी खुद मुल्क से बाहर जाता है, अपने वो कुछ लोग हैं जो कि फायदा उठा रहे हैं। सुकूक बॉन्ड को ले लें आप जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया 13.25% किया, फिर 11% पे गिराया, फिर 9% किया, पैसा मुल्क से बाहर गया, ये सारा एक डिलिबरेट डिजाइन स्कीम है। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि ये बेवकूफ है, अहमक है, ना अहल है, ये बड़े अहल है, लेकिन पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं, ये अपने एसेट्स को नीलाम करने के लिए बड़े अहल है, ये फॉरेन एजेंडास को खुश करने के लिए बड़े ना अहल है। यही वजह है कि मोदी की कैंपेन इंडिया में लोग नहीं करते और हमारा वजीर आजम उनकी कैंपेनिंग करता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में लोग मानते हैं कि कितनी ज्यादती हो रही है मुसलमानों के साथ इंडिया में, उनके अपने लोग आवाज उठा रहे हैं, दीपिका पादुकोण जैसे लोग अपने फिल्म करियर्स को रिस्क कर रहे हैं, और हमारे स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर कभी एंटी चाइना बात करते हैं तो कभी प्रो मोदी बात करते हैं, वो कहते हैं जी करप्ट ही नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा नवाज शरीफ करप्ट है, सबसे बड़ा जरदारी करप्ट है, और जनाब मोदी को क्लीन चिट देते, ये क्यों हो रहा है? ये तो बेवकूफी से अली नहीं हो रहा। रेहान बीबी कैरी ऑन रखें, लेकिन अलीमा खान कैसे फिर वो बच गई प्ली बार्गेन करके? वो वहां पे फिर क्या रियासत मदीना या इंसाफ कहाँ गया? वो तो मतलब सरेआम है ना, वो ब्लैक स्टिग्मा तो लग गया ना इन पे। उसी तरह से बच गई कि ये वो शख्स है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस बात पे हंसूं या रो, कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर आजम खड़ा होके इतनी मैं क्या कहना चाहिए, बेगैरती है, बेहयाई है, कि वो खड़े होके कह रहे हैं कि शुगर माफियाज और शुगर कार्टेल है, यानी एक लम्हे को शर्म नहीं आई। और फिर मुड़ के देख रहे हैं तो जो पीछे उनके डेस्क बड़ी वही है, रिलक्टेंटली बजा रहे थे, वही तो बैठा हुआ है कार्टेल, वही है वही तो बिल्कुल। माफिया है। आपको शर्म नहीं आई कि वो आप कहते हैं कि जी वीट कार्टेल और वीट माफिया, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं, ये वो वजीर आजम है खुदा ना खास्ता जो 1400 रुपए की गंदम थी, 40 किलोग्राम की जो या गंदम की कणक की जो बोरी होती है, वो 1400 रेट उन्होंने रखा, हुकूमती रेट था। किसानों को क्या जाहिर है ले ली उन्होंने, 1400 पे ही बेचनी पड़ी। अब वही बेचारा किसान 2000 रुपए भी जब देता है उसको गंदम नहीं मिल रही, वही 40 रुपए की गंदम की बोरी, 40 किलोग्राम की गंदम की बोरी उसको 2000 में भी नायाब है। और इनको जरा जो शर्म हो, खुदा का खौफ तो इनमें है नहीं, लेकिन इनके बेदरेक धड़ल्ले से बोल रहे हैं जी शुगर माफिया, भाई तो तुम्हारी नाक के नीचे हो रहा था ना, कसूरवार कौन है? मैंने प्राइस हाइक या बढ़ाने दी नहीं, मैंने चोरी करने दी नहीं, प्राइम मिनिस्टर मैं हूं।
आप बताएं मुझे अबरार साहब, आप आज आप मुझको अपॉइंट करते हैं कहीं, आप कहते हैं जी मेरे ये रेस्टोरेंट है हम भी और ये फंड है, आपने इसको संभालना है, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ जनाब 100,000 पाउंड दे रहा हूँ और आपका ये खर्चा है और इतने महीने आपने चलाना है, और मेरे नीचे से वेटर और मैनेजर लेके चोरी करके भाग जाए और मैं कहूँ मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, वो लेके भाग गए। अबरार साहब पूछेंगे बाबा पैसे मैंने तुम्हें दिए, मैनेजर मैंने तुमको सीईओ लगाया हुआ था, दो मेरा पैसा भरो। आज अगर मेरे नीचे कोई चोरी कर जाए तो मैं क्या उसका नुकसान नहीं भरूंगी? आज अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन से कोई 1 लाख रुपए चोरी करके चला जाए और ऐसी बातें हुई हैं, मैंने खुद नुकसान भरा है, बिकॉज आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हियर। आप कहते हैं जी चीफ मिनिस्टर साहब सोए हुए थे सब्सिडी देते हुए, उनको वो मीटिंग याद नहीं है। आप कहते हैं कि मैं कार्टेल्स को छोड़ूंगा नहीं, फिर उनको फुल प्रोटोकॉल के साथ चार्टर्ड फ्लाइट दे के उनको सेफ डिपॉजिट करते हैं, न्यूबरी वो पहुंच जाते हैं। किसको? हुमायूं अख्तर को पकड़ेंगे आप? खुसरो बख्तियार को पकड़ेंगे? किसको पकड़ेंगे? ये किसकी तरफ इशारा करें? 73 नहीं 53% विच इज 53% आप शुगर में इनकी शेयर शुगर की जो दिखाई दे रही है कमीशन में, वो तो आपकी हुकूमत में बैठे हैं। एंड हु आर यू फूलिंग? यू आर ओनली फूलिंग योरसेल्फ एंड पीपल हु आर एज फूलिश एज यू, जो आपको अभी भी कह रहे हैं कि जी देखा पीआईए की चोरी पकड़ ली, देखा शुगर की, यू नो ये सुमन बुकमन हुमन, ये वो लोग हैं इनके सामने रास्ता है, इन्होंने नहीं देखना तो ये खुद भी खाई में जाएंगे, हमको भी गिराएंगे, ये वो लोग। अच्छा, दैट रिमाइंडेड मी कि इनके जो वो चपरासी नुमा वजीर हैं जिन्हें ये चपरासी भी नहीं रख रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये जो आईपीपी का स्कैंडल आ रहा है, ये तो आप सारे स्कैंडल पाकिस्तान के भूल जाएंगे, पैसा मिलेगा, पाकिस्तान अमीर होगा। वो क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट मीटिंग में कह दिया कि बाबर नदीम साहब इन्वॉल्व है, वो सेठ दाऊद साहब, तो इस पे बात नहीं होनी। ये कैसी, मतलब ये अवाम को ये चीजें खुलेंगी नहीं क्या? इन्होंने ये नहीं देखना कि हुकूमत कल जाएगी जब भी, तो क्या है, इन्होंने नहीं फिर ये नैब और किसी ने अवाम के नरगे में नहीं आना? ये क्या, क्यों इनकी आंखें बंद है? देखिए ये बात ऐसी है ना कि वो बड़े पुराना, अब हमें वो सारे प्रोवर्ब्स याद आ रहे हैं जो हम स्कूलों में सीखते थे, और वो ये है कि यू नो एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। ये लोग ऐसे फिरौन बन गए हैं कि इनको दिखाई नहीं दे रहा, इनको एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा। देखिए दुनिया जो है ना, चाहे वो ये टेक्निकलिटीज ना समझती हो, आईपीपी सेक्टर को ना समझती हो, के इलेक्ट्रिक को ना समझती हो। कल मैं पढ़ रही थी तो कोई कह रहा था वो जी के इलेक्ट्रिक तो उनको पता ही नहीं है कि 66% शेयर किसके हैं। अब ये बातें मे बी आर टू टेक्निकल फॉर पाकिस्तानीज टू अंडरस्टैंड, एंड सर्टनली जो इन बेचारों के ये जो एक यंगर जनरेशन है जो इनको फॉलो कर रही है इनकी हैंडसमनेस की वजह से, उन बेचारों से तो मैं तवक्को नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इमरान खान ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इतने बुढ़ापे में उसको ये नहीं पता कि मुगल हिस्ट्री क्या थी, उसको ये नहीं पता कि जापान और जर्मनी के बॉर्डर बना लेता है, उसको ये नहीं पता कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, मुल्क नहीं है, तो इन बच्चों से हम क्या एक्सपेक्ट करें? ये तो बिल्कुल ये तो एक इन्होंने एक वो शाडोलों की कौम बना दी है जिनके मुंह बड़े हैं सर छोटा है। तो ये जिस चपरासी की आप बात करें कि जिनको चपरासी नहीं रखना था, वो देखे ना पाकिस्तान रेलवेज, मैं इस बात की गवाह हूँ, मैंने देखा है कि पाकिस्तान रेलवेज पिछले दौर में, ये लास्ट टेन्योर में, एंड आई एम नॉट लाइक यू नो आई एम नॉट इवन अ पीएमएल वोटर, मैं उनके ऊपर फिल्म बना रही थी बिकॉज रेलवेज हैड इम्प्रूव्ड सो मच। इन्होंने ला के जैसे कि कोई जिद हो, इन्होंने हर चीज को तबाह किया है। अब इनको क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि ये इस वक्त लाडलापना के नशे में है। मैं इनको बार बार याद करा दूं कि जुल्फिकार अली भुट्टो से ज्यादा लाडला कोई नहीं था, दुनिया का लाडला था, एंड अ कंज्यूमेट पॉलिटिशियन। क्या हुआ? तो जब आप ये जो इस नशे में है ना इस वक्त के, दे आर इन पावर, बड़े बड़े पावरफुल लोग हमने देखे हैं, हमने बड़े बड़े इलेक्टेड पॉपुलर मैंडेट वाले लोग देखे हैं, उनका क्या हाल हुआ। और इस वक्त बच्चा बच्चा हर जगह मैं जाती हूँ बददुआएं दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान इमरान ने किसका किया? कौम को तो तबाह किया, इन्होंने अपनी अपनी बेइज्जती कर डाली। कौन प्यार करती थी? लेकिन ना अपनी इंसल्ट करवा दी ना, जैसे आप जी रियान बीबी, जैसे आपने कायद-ए-आवाम फ़ख्र एशिया शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र किया, तो उनका तो एक नजरिया था, नजरिए पे उन्होंने जान दी। आज अब वो जिंदगी दे दी, मौत को कबूल किया,
और आज वो जिंदा है अपने नजरिए की वजह से। यहाँ तो 3 दफा वजीर आजम बनने वाले, देख लें क्या उनका हो रहा है। तो इनका क्या नजरिया, इनका तो नजरिया नहीं है। अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि मैं 3-4 क्वेश्चन एक ही दफा करूं, तो आप जितना भी उस पर आप टाइम लें। पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन, आपको भी और पूरी पाकिस्तानी कौम को भी, कि डॉक्टर निगार जोहर खान लेफ्टिनेंट जनरल बनी है, और ये बहुत अच्छा साइन है। स्वाबी से हैं, आपके खैबर पख्तूनख्वा से ये भी है। ये खवातीन की वो उसमें मैं डाल रहा हूँ इसी बात को, और जेजेएफ भी, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम भी डाल रहा हूँ मैं इसमें, और माइनॉरिटीज के राइट्स भी। तो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, ऐसे एक टेस्ट पैदा करने के लिए, क्या कल को मेरे अजीज हम वतनों, ये ऊपर जर्नल बन रही हैं लेडीज भी, तो कई लेडीज तो नहीं मेरे अजीज हम वतनों कह देंगी, लेकिन आप यकीन कांग्रेचुलेशन के करें, साथ से पॉजिटिव मैसेज लें। although I think she is a surgeon, so उनके लिए वो या रूट शायद ओपन नहीं है, लेकिन या आप यकीन करें कि अगर खातून जनरल होती तो शायद सिलेक्शन तो अच्छी करती। ये मैं कह सकती हूँ। आई थिंक कि सिलेक्शन वो शायद हम जाती जिंदगी में जो भी करें, जाती जिंदगी में जो भी करें, खवातीन जब प्रोफेशनल होती हैं, जैसे ये हमारी बहन है, सच नाइस, यू नो, एक अच्छी न्यूज इतने डिप्रेसिंग टाइम में आई, तो उस तरह आप देखें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देखें, नुसरत भुट्टो को देखें, बेगम नसीम अली खान को देखें, हमारी जो खवातीन जब प्रोफेशनल स्फेयर में आती हैं वो बड़े अच्छे फैसले करती हैं और वो बड़ी सक्सेसफुल होती हैं और वो हमारे लिए, कौम के लिए एक फ़ख्र का बायस भी बनती हैं। तो आई थिंक कि अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अगर कोई खातून हो जाए तो मे बी शी विल बी मोर डेमोक्रेटिक ऑल्सो। सो आई रियली थिंक, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी यू नो जब मैं इस दुनिया को छोड़ूं तो दुनिया बदल जाए। वो जो खवातीन के लिए जो आज रुकावटें हैं वो सारी रुकावटें खत्म हो जाए। बल्कि मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं सिर्फ खवातीन की एक सियासी पार्टी बना लूं कि जहां उनको इतनी रिप्रेजेंटेशन मिले हर शोबे में। आप देखिए बैंकिंग सेक्टर है तो वहां हमारी बच्चियों के लिए बहुत मुश्किलात हैं, पुलिस में बहुत ज्यादा गंदा माहौल है, मेरी ये आंखों देखा हाल है। वो कला में आप देख लें, लड़कियां आती है मेरे पास रोती हैं। उधर ये जो सेक्सुअल फेवर का कल्चर है वो सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है, वो हर तरफ है। इसलिए क्योंकि खवातीन नीड टू इंक्रीज देयर नंबर्स। आपने माइनॉरिटीज की बात की, माइनॉरिटीज ही की जो आजकल एक ये जो मंदिर वाला इशू बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ है, तो मुझे तो समझ नहीं आई क्योंकि मैं तो बड़ी क्लोजली काम करती हूँ हिंदू कम्युनिटी के साथ। अच्छा, मैं वहां गई हूँ थर पारकर, तो वहां लोग रोते हैं, वहां रोज मुझे कंप्लेंट्स आती हैं। वहां तो कोई पीटीआई का बंदा, कभी किसी ने फोर्स्ड कन्वर्जन के बारे में तो मजाल है जो जबान खोली हो। आज इस्लामाबाद में इनको कौन से हिंदू नजर आए कि मंदिर खोल लिया है? वेरी गुड, थरपारकर में भी बना देना। थरपारकर में कोई टेम्पल छोड़ें, आप बुनियादी हकूक प्रोवाइड कर दें। आप खोल देते हैं जी बड़ा गुरुद्वारा और करतारपुर खोल देते हैं, पहले अपने सिखों का, अपने हिंदुओं के तो राइट्स दे दें। पहले अपने या जो पाकिस्तानी है उनके तो राइट्स पूरे करें। आज 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 एक मस्जिद शहीद कर दी है। मस्जिद तो इन्होंने कोई बनाई नहीं है, चले ठीक है माइनॉरिटीज को राइट्स दें, हम ये नहीं कहते, लेकिन उसी के पैरेलल ये मस्जिद आज इन्होंने एक शहीद कर दी। देखिए बात यही है कि ये जो कस्मेटिक कैमोफ्लेज कर रहे हैं ना, ये तो इनको आप ब्राउनी पॉइंट्स दें कि ना ये पीपीपी करता है ना ये पीएमएलएन करता है, कि जिस तरह से ये एक फेक पोल्स बना देते हैं, कभी किसी से पोल करा रहे हैं जी बड़ा जबरदस्त है पाकिस्तान, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, कभी किसी से हैशटैग ट्रेंड टॉप पे आ रहा है। ये फेसबुक के प्राइम मिनिस्टर थे, ये ट्विटर के प्राइम मिनिस्टर थे, ये फेसबुक ही के प्राइम मिनिस्टर, ट्विटर ही के प्राइम मिनिस्टर। एंड यू नो सीट पे बैठना, देखिए मैं हमेशा ये या एग्जांपल, मैं जुल्फिकार अली भुट्टो का आपको एग्जांपल दे रही थी, क्यों कह रही थी, इसलिए क्योंकि कोई नहीं आता ना फिर बचाने के लिए। जो एस्टेब्लिशमेंट जब करती है और जब इशारा आता है तो क्या होता है, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, लेकिन उन्होंने तो जो किया भी, यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो का सारी दुनिया मानती है कि जुडिशल मर्डर था। और जब आप सियासत कर रहे होते हो और आप जब जमहूरी नजरिए पे चल रहे होते हो और आप कुछ काम ठीक कर जाते हो, तो आप जिस जिस डिनेस्टी को खत्म करना चाह रहे थे, डिनेस्टी को खत्म करना चाह रहे थे ना, भुट्टो नाम को खत्म करना चाह या रहे थे। आज या देखें बिलावल भुट्टो इज रोरिंग इन द पार्लियामेंट। वो अंग्रेजी में भी बोलता है तो लोग कहते हैं जबरदस्त बोल रहा है। इनको उनके एक्सेंट से प्रॉब्लम होगी, आप यकीन करें, ये जो सुन रहे हैं लाडले वजीर आजम साहब सुन लें, इनको सिर्फ एक्सेंट से प्रॉब्लम है बिलावल भुट्टो की। इस वक्त मैं साउथ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, जो अंग्रेजी नहीं समझते वो कहते हैं क्या बोल रहा है बच्चा। तो ये जो है ना, ये अपना
एक मजाक उड़ा रहे हैं। इन्होंने तो ना कभी नजरिए के लिए कुछ किया है, ना इन्होंने न्यूक्लियर वेपन के लिए आवाज उठाई, ना इनका ओआईसी में या कोई एक दुनिया में यूएन में कोई रोल बना। लोग दुनिया भर में इंटरनेशनल एक एम्बेरसमेंट है। इनका क्या होगा कि अच्छा, जब ये टाइम इलेक्टेड रेहान प्राइम बीबी, मिनिस्टर को कोई बचाने के लिए नहीं आया, डज ही जी, थिंक कि ये जो आज कह रहे हैं ना कि मैं -1 हो गया तो कोई बात नहीं, ये पीछे कोई आपको नहीं आएगा। छोड़ेंगे। ये जो पीछे आपके बैठे हुए हैं वो आप ही के ऊपर, आप देखें कि 60 सेकंड्स नहीं गुजरेंगे या and your या neck will be on the chopping block। वो जिनकी तरफ आप पीछे मुड़ के देखें, वो आज आप आरा में बैठे हुए अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप की लॉबिंग कर रहे हैं। आप क्या बात करते हैं? आप किसी लाला लैंड में बैठे हैं। बिलावल भुट्टो की एक्सेंट की नकल लगा के आप अपनी सिर्फ इनसिक्योरिटी, एक छोटा पना दिखा रहे हैं, वो लेवल अपना दिखा रहे हैं। या अपना लेवल या दिखा रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने मतलब स्टेट्समैन या ये तो उसमें नहीं शामिल होते, लेकिन आपने एक नेशनल लीडर्स जो इमर्ज हो रहे हैं या थे भुट्टो साहब वगैरह, उनकी आप बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। मेरे ख्याल में आप भी जब इंग्लिश बोलती हैं तो लोग ये समझते होंगे ये बीबी शायद इनको उर्दू पंजाबी या पश्तो नहीं आती होगी, लेकिन आप जब पश्तो बोलती हैं तो बंदा कहता होगा इन्हें इंग्लिश उर्दू नहीं आती, लेकिन जब उर्दू बोलती हैं तो बंदा कहता होगा। तो ये एक बड़ी पर्सनैलिटी होती है, तो इसमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि मैं ये मैं आपकी अब बात कथा कलामी जी माफ जी बराड़ साहब, आई वांट जी टू टेल पीपल हु आर लिसनिंग कि हम शायद जी 15-16 साल के थे। जी मरियम नवाज भी एक दो इंटरव्यूज में उन्होंने भी ये बात की, बिकॉज हम दोनों सॉर्ट ऑफ कंटेम्पररीज हैं। हम लोग स्कूल में होंगे उस वक्त, हमें कोई पॉलिटिक्स से, चले वो तो पॉलिटिकल फैमिली से, मुझे तो कोई वो नहीं था। बीबी आई और हमने उनको टीवी पे देखा पहली बार, और उनकी उर्दू वाज नॉट परफेक्ट, और वो केपी आती थी, और वो उनकी उर्दू, बिलावल की तो उर्दू बहुत अच्छी है। हम, आई कैन टेल यू कि वी लव्ड हर, वी लव्ड हर। ये उर्दू लहजा, अव्वल तो उर्दू पूरे पाकिस्तान की जबान नहीं है। मतलब सिंध में सिंधी बोली जाती है, हम पश्तो बोलते हैं। हम जब थोड़ा बहुत उर्दू बोलते हैं, जब पठान उर्दू बोलता है, मोहसिन दावड़ तो आपके प्राइम मिनिस्टर से बेहतर उर्दू बोलता है, और बिलावल भुट्टो उर्दू बोले ना बोले, उसको, हमको खातिमुल नबीयीन कहना आता है। आपके जी प्राइम हाँ, मिनिस्टर को तो पता ही नहीं है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। मजाक उर्दू जबरदस्त को जी। वो कहते हैं, पीपल इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। आप उस हम्म, लड़के का मजाक उड़ा रहे हैं जो ऑक्सफोर्ड से पॉलिटिक्स पढ़ के आया है। उसे पॉलिटिकल साइंस में जो उसके ग्रेड्स हैं, उसके साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। एंड नो मैटर हाउ मच फन यू मेक ऑफ हिम, जब बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट में बोलते हैं, जब उन्होंने, मैंने बार बार ये बात की है कि जब उन्होंने कोरोना के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं या ऐसे मुझे खुशी हुई, बिकॉज देखिए मेरे बच्चे भी बाहर पले बड़े हैं। ये जब उर्दू बोलते हैं तो इनमें एक्सेंट होता है, और हम इनका भी हम बड़ा क्यूट लगता है हमको। लेकिन कंटेंट क्या है? कंटेंट क्या है? वो लड़का, कंटेंट वो बिल्कुल, मुझे तो जैसे मेरा बेटा है वेरी आइडियलिस्टिक, वो लड़का खड़ा हुआ, रेकॉर्डिंग के बारे में किसी और ने बात नहीं की, पार्लियामेंट में खड़े होकर बात की उसने। उसको जी। पता है ना, इनको पता भी नहीं होगा कि आर्बिट्रेशन पे क्या चक्कर चल रहा है। इसलिए क्योंकि इसी तरह से डिक्टेटरशिप्स में यही हुआ है। ये रोजवेल्ट, ये रेकॉर्डिंग कब होता है? ये इन्हीं अच्छा लोगों के अच्छा टाइम में होता अच्छा, है। ये तो कहते हैं मैं तो बड़े चैलेंज लेता हूं, तो उन्होंने ही यस चैलेंज हिम, क्या है किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ बात करें, डायलॉग करें, तो क्यों भाग गए उससे? देखें, आपको एक तो चैलेंज साइकी थे। समझने की, मुझे साइकोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट रहा है, और मैं देखती हूँ कि अक्सर जो इनको वैसे डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक देयर इज अ साइकोलॉजिकल रीजन फॉर इट। एक ये जी कि देखें, इमरान को आप अगर ये समझे कि जैसे बॉलीवुड का एक्टर होता है और उसको बहुत ज्यादा अपलॉज मिलता है, क्रिकेटर को भी तो ना एक आवाज होती है, कानों में गूंज रही होती है पूरी ऑडियंस, वो भी एक नशा है। वो जो एक एडिक्शन है ना कि मुझे बस खान साहब, खान साहब, खान साहब कहते रहे, और हैंडसम, हैंडसम, हैंडसम कहते रहे। ये यूथ का भी, दुनिया भर में हम देखते हैं कि सिल्वर हेयर्ड प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, और विजडम इज एसोसिएटेड विद एज। ये जो यूथ के साथ एक होल्डिंग इट विद विद क्लेंच्ड फिस्ट, वो यंग लड़का आया है, तकलीफ होती है। मरियम नवाज बोलती है, तकलीफ होती है। वो पार्लियामेंट में बोलता है, अच्छा बोलता है, लोग सुनते हैं, वायरल होती है उसकी स्पीचेस। यू सी, सो ये प्रॉब्लम इनसिक्योरिटी की है। ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो मुकाबला नहीं करना चाहते, ही कैन नॉट शेयर स्पेस। ये हम इस ऐसे बंदे की बात करें जो अपनी पार्टी में स्पेस शेयर नहीं करता।
आज इमरान ये -1 की बात करते हैं, आप मुझे बताएं ना, पीटीआई पार्टी है, पीटीआई पार्टी नहीं है, पीटीआई इज इमरान। इमरान जब व्हेन ही इज रिमूव्ड तो वो एक बराए नाम पीटीआई होगी, वो एक कैमोफ्लेज होगा ऑफ पीटीआई। नहीं, एक उनका कैंडिडेट कौन है, है पीटीआई का? एक उनका कैंडिडेट है, बड़ा जबरदस्त है, वसीम अकरम प्लस गुलजार साहब। वो भी पीटीआई तो नहीं है ना जी। शाह महमूद कुरैशी हाँ, पीटीआई तो नहीं है। या, या, गुलाम सरवर साहब पीटीआई तो नहीं है। खुसरो हम्म, बख्तियार पीटीआई तो नहीं है। कौन है इनमें से जो पीटीआई है? मुझे वो बताएं, मैं दफन हो खुद गई है, इन वो सबको। दफन हो और मैं आपको ये भी बता दूं, हिंट दे दूं कि नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर आएगा, अगर ये जो तब्दीली आएगी, वो गुलजार साहब, पीटीआई का कैटेगरी 1 का तो डेफिनेटली नहीं है। और गुलजार वो साहब। सर अब ऐसी भी बदुआएं ना दे, 2-2.5 साल से हम जो चीफ मिनिस्टर पंजाब, अब देखिए ये भी हम इसके बारे में, आई रियली थिंक इट्स नॉट, इट्स बियॉन्ड फनी, बिकॉज पंजाब क्या है, 66% आपका वोट है, ठीक है। पंजाब पाकिस्तान का दिल है। हमने तो खैबर या, पख्तूनख्वा में बड़े अजाब सहे, हमने तो बलोचिस्तान के साथ सौतेलों की तरह एक्सेप्ट कर लिया, सिंध की तरफ भी या, हमने कहा जी आप रगड़े हमको, डजंट मैटर। लेकिन पंजाब तो आपका कोर था ना, आप तो कहते हैं पंजाब फर्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट तो नहीं कहते। उधर आपने या, सबसे नाअहल बंदे को लगाया। इस वक्त जो रीढ़ की हड्डी है वो पंजाब है, और उधर आपने एक ऐसे सीएम के बाद एक इस किस्म का बंदा लेके आया जो कि मतलब आई डोंट नो कि पाकिस्तानी कौम किस मिट्टी की बनी हुई है कि सिवाय जुगतबाजी के और टिकटॉक और मीम्स करने के ये क्यों सड़कों पे नहीं आ गए? ये क्यों उस्मान अच्छा, गुजार के खिलाफ सड़कों पे नहीं आ गए? जो कि बना बनाया एक साफ सुथरा लाहौर था, उसको मिसमार कर दिया। आज जिस एंकर की आप बात कर रहे हैं, वो जब पलवशा पे अटैक कर रहा था तो उसको, पंजाब में लाहौर में रहता है, उसको लाहौर की हालत नहीं नजर आई कि वो सिंध के बारे में कंप्लेन कर रहा या, है? कौन सा वो सिंध में रहता है, कौन सा वो कराची में रहता है? हाउ कैन ही नॉट सी व्हाट इज हैपनिंग इन लाहौर अंडर उस्मान गुजदार? तो ऐसी बददुआएं ना दें। या, ये हमारे कोई वो, अमाल होंगे, कोई हमारे गुनाह होंगे जिसकी वजह से या, हमें 2.5 साल के हुक्मरान मिले हैं। नहीं, आप यू वेरी राइटली सेड कि हमें इनका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन व्हेन वी आर क्रिटिसाइजिंग हिम, इट मींस वी आर क्रिटिसाइजिंग द अंपायर्स, द दोज पीपल हु ब्रॉट हिम। अच्छा, ये इस पे बात आ जाती है और वो मैसेज वहां तक पहुंच भी रहा है। अब बात करते हैं, देखें मैं बड़े हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और भी मैं कवर कर लूंगा जल्दी से। ये जो आईएमएफ का बजट आया है, और फिर टेडी दिल और कोरोना, टेडी दिल पे आसिफ जरदारी साहब ने पिछले साल हाउस ऑफ द फ्लोर तकरीर करके वो कह दिया था। फिर कोरोना में जो सिंध, मैंने देखे आपने खुद रेहान बीबी, दीज वर योर सेंटिमेंट्स और योर थॉट्स जो आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए किया। मैंने कोई ऐसा आपसे वो नहीं लिया कि आप कोई फेवर में बोले, नो नॉट एट ऑल। मैंने तो बल्कि ये कहा है कि हम क्रिटिसिज्म वेलकम करेंगे आपका भी, ताकि हम सीखें। आप ये आईएमएफ का जो बजट है, ये अभी देखें, ये जो ये पेट्रोल 25 या 26 रुपए महंगा हुआ है पर लीटर, ये बेसिकली ओगरा की वो भी नहीं थी, समरी भी नहीं थी, और ये हवा में हुआ है। तो ये वाकई उसका नहीं है आईएमएफ का बजट कि हम क्यों किस तरह कर रहे हैं अवाम को, गरीब अवाम को, मैंने कहा ना जैसे गरीबी खत्म। तो ये आईएमएफ का बजट नहीं ठीक कहा हमने, पीपल्स पार्टी ने, ये नून लीग सब ने, अपोजिशन ने। देखिए मैं पिछले कुछ दिनों से जब बजट अनाउंस हुआ और जब बजट डिस्कस हुआ तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और मुझे बहुत से लोग जो पीएमएलएन के सपोर्टर्स हैं, जो पीपीपी के सपोर्टर्स हैं, मतलब आम अक्रॉस द बोर्ड लोगों ने कहा बीबी ये क्या हुआ है, ये तो डिस्कशन भी नहीं हुई। फिर मैंने हिना रब्बानी खर का की स्पीच देखी, एंड आई थिंक ये भी एक माहौल भी जो पार्लियामेंट का पिछले 2-2.5 साल में हुआ है। मैं क्यों बिलावल भुट्टो की तारीफ कर रही हूँ, मैं बिलावल भुट्टो से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब कोई पाकिस्तानी पार्लियामेंट में अच्छी तरीके से पार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज इस्तेमाल करता है ना, और पार्लियामेंट में डिस्कशन करने की कोशिश करता है बिल्स के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर, तो मुझे नौजवान नस्ल से लोग फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैम कितना अच्छा ये बोल रहा है। और मैंने इसलिए ये बात कही, अच्छा होता कि मरीम नवाज को भी हम पार्लियामेंट में देख सकते हैं, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट में हम परफॉर्मेंस जज करते हैं ना, गेज करते हैं कि बिलावल कैसा बोल रहा है। अब जिस पार्लियामेंट में आपने मुराद, जरताज गुल, अली अमीन गंडापुर टाइप लोग बिठाए हों, वहां तो अगर 2 ही आवाजें मुझे अच्छी लग रही हैं आजकल, मोहसिन दावर की और बिलावल भुट्टो की, अगेन 2 डिफरेंट पार्टीज, 2 डिफरेंट वो, लेकिन
मुझे अफसोस होता है कि पार्लियामेंट का ऑन द होल लेवल गिरा है। बजट के दौरान जो स्पीच मैंने सबसे ज्यादा जो पसंद की, जो वो हिना रबानी खर ने की, और वो भी एक्चुअली बिकॉज द पॉइंट वाज दिस कि डिस्कशन तो करें बजट पे, और वो ये रोना रो रही थी कि आप जब बजट लेके आते हैं तो आपको इतनी तकलीफ नहीं कि जिसने बजट तश्कील दिया है, जिसने बनाया है, वो आके रिप्रेजेंट कर रहे, एक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को भी ये फॉलो नहीं करते। तो ये मेरा ख्याल है कि व्हेन आई से कि ये पार्लियामेंट का वकार इन्होंने गिराया है, इट आई डोंट मीन कि पीटीआई हुकूमत में हो ना हो, पार्लियामेंट मतलब तीनों पार्टीज को, तमाम छोटी पार्टीज को भी पार्लियामेंटेरियन की तरह बिहेव करना चाहिए। इट्स वी डोंट लाइक इट व्हेन इमरान मेक्स अ फूल ऑफ हिमसेल्फ, वी डोंट लाइक इट कि शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, जो उन्होंने पिछले 2 दिन जो स्पीचेस किए, क्या उनको जेब देता है ये बात करना? जो अली जैदी ने स्पीच की है, एंड सो अगर वो पीपीपी का कोई बंदा करता तो मैं तब भी उसको क्रिटिसाइज करती। जब मोहसिन दावड़ बात करते हैं तो अच्छा लगता है, इंसान की एस्पिरेशन बनती है। मुझ जैसे लोग भी सोचते हैं हाँ मुशाहिदुल्लाह साहब कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, आज ख्वाजा आसिफ ने अच्छी बात की, आज ख्वाजा साद रफीक ने अच्छी बात की, आज बिलावल ने अच्छी बात की। इट इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री। जब आप कोविड-19 के 19 पॉइंट्स टाइप किस्म के मस्खरे बिठाएंगे तो इट्स नॉट कि वी आर नॉट एंजॉयिंग इट कि आप फूलिश लग रहे हैं, हम वी आर ह्यूमिलिएटेड ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। यानी कि गल्फ न्यूज भी आपको इस बात पे कवर कर रही है। तो ये जब हम बात करते हैं ना कि अगर कोई अच्छा बोले और अगर कोई पार्लियामेंट्री जबान इस्तेमाल करे और बजट को डिस्कस करे, बजट बेसिकली तो इफेक्टिवली डिस्कस ही नहीं हुआ। द पार्लियामेंट एज अ होल हैज बिकम अ टॉक शो कि मड स्लिंगिंग, क्योंकि वहां से एक अटैक होता है और फिर इधर से अटैक होता है। तो ये जगह नहीं है ना, ये जलसे की जगह नहीं है। ये जिस किस्म की, मैं नाम नहीं लेना चाहती बिकॉज आई डोंट वांट टू बी सिंगलिंग आउट पीपल, आप जानते हैं कि मैं क्या या बात कर रही हूँ। क्योंकि ये जब कोई देखे, फॉरगेट के रेहाम खान क्रिटिसाइज कर रही है, ये सोचें कि एक 25 साल लड़का जो कि पढ़ा लिखा है, स्कॉलरशिप लेके पीएचडी करके पहुंच जाता है, और वो जब ऐसे नाजिम, ऐसे एमएनएस देखता होगा जिन्होंने या रिकॉर्ड टाइम में डिग्रीज हासिल की हैं और एग्जाम्स पास किए हैं, या जब वो कोविड-19 के ऊपर ऐसी मजाक का फेस बातें करते होंगे, तो वो मुझे कहते हैं कि मुझे, जब मैं उन्हें कहती हूँ ना कि मुल्क में हिस्सा डालो, ये वो कहते छोड़े जी, इमिग्रेशन कराएं, बेबी हमें मुल्क से निकालें, बिकॉज पीपल आर लूजिंग होप। वो सियासत में एंगेज नहीं कर रहे और वो नेक्स्ट टाइम वोट भी नहीं डालेंगे, क्योंकि वो एक ये समझेंगे कि वोट मैं किसी को देता हूँ, बनाते आप किसी और को जाती कहाँ निकलती कहाँ है। बनाते किसी या और को वजीर आजम है, तो एपैथी डेवलप हो जाएगी। उसके बाद वो सियासत में नहीं आना चाहते, क्योंकि वो, मैं भी ये कहती हूँ कि मैं तो ये हरकतें नहीं कर सकती, मैं तो बैठ के नहीं ये कह सकती किसी पार्टी लीडर को कि हो आपकी किलर स्माइल है, आई वुड रादर डाई, आई कांट डू दैट। ये जिस किस्म के इन्होंने मस्खरे बिठाए हुए हैं, जब हमारी यंग पाकिस्तानी लड़के लड़कियां देखते होंगे, वो उनका दिल नहीं टूटता होगा कि अच्छा ये है पाकिस्तान की नुमाइंदगी, और मैं जो इतना MIT की स्कॉलरशिप जीत रहा हूँ और मैं जनाब गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मेरी तो वैल्यू ही कोई नहीं है। सो दे विल लीव पाकिस्तान। एंड डोंट फॉरगेट कि ये वो हुकूमत है जो हुकूमत में आने से पहले कहते थे कि बाहर से लोग आएंगे। आज पाकिस्तानी लोग जाना चाहते हैं, छोड़ के जाना चाहते हैं। आज पाकिस्तानी लोग, ये जिनको कितने घर, 50 लाख घर मिलने थे, वो घर उनके बुलडोज कर दिए। कितनी करोड़ नौकरियां मिलनी थी, वो नौकरियां लोगों की जा रही हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्वेंट्स की आज नोटिफिकेशन जो आप देखें, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की नौकरियां जा रही हैं। तो ये दिस इज, इट्स नॉट इवन अ पार्लियामेंट। कौन सा ये पूरे 2.5 साल में कौन सा बिल डिस्कस हुआ है पार्लियामेंट में? सारा तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेस ये तो ऑर्डिनेंस पे चल रहे हैं सब, 4-4 महीने का ऑर्डिनेंस वो भी। ये वाह या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस या फैक्ट्री कंफ्यूज हो गए इनका एजेंडा। जो आता है ये दे जस्ट पुश इट थ्रू। आई रिमेम्बर अच्छा कि पिछली हुकूमतों में अगर कोई बिल आता था और वो एज अ मनी बिल पास कर लेते थे तो वावेला मच जाता था। और आजकल तो मुझे तो देयर इज नथिंग टू सी इन द पार्लियामेंट। वो बिल्कुल आपने सही नक्शा खींचा है। नई जो नस्ल है उस पे मैं अभी सवाल तो मेरा नेक्स्ट वही था, लेकिन ये जो आपने बताया ना जिन मिनिस्टर का, इनके ऊपर अरशद शरीफ पाकिस्तान के बड़े एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इनका जो बैंकरप्सी थी अमेरिका में, ये बैंकरप्ट होके आए हुए थे, उन्होंने स्टोरी बनाई, स्टोरी वाज अबाउट टू बी पब्लिश्ड और व्हाटएवर,
जो भी उसे कहें। तो जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब की, आसिम बाजवा साहब की के बेटे की शादी पे इन्होंने 2 महकमा ज़राअत के आला अफसरान को कहा जी कि इनकी मेरी हेलो हाय कराएं, मेरा इन्होंने नंबर ब्लॉक किया हुआ है। फिर उसके घर गए उसी रात, फिर वो स्टोरी गई दब। और फिर इन्होंने फिर अपने दोस्त को जिसके घर रहते हैं, उसको फिर प्रोजेक्ट्स दिए, नियाज़ी साहब के साथ चाइना लेके गए, वो करप्शन है, अभी वो छुपी हुई है। और फिर आपने जो कहा बजट का, सिंध गवर्नमेंट ने तनख्वाहदार तबके को 10% दी, सैलरी बढ़ाई और 15% वो पेंशन बढ़ाई, ठीक है? इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। अब मुझे क्वेश्चन ये है, जैसे आपने कहा, नई नस्ल, क्या ये आमरीयत और जमहूरियत के भंवर में फंसी हुई है? उसे आमरीयत को जमहूरियत करके पेश किया जाता है और जमहूरियत को आमरीयत करके पेश किया जाता है। इस बाबत से आप जैसे वोकल लोग या पार्टियां ये कैसे किरदार अदा कर सकती हैं, और खास तौर पे ओवरसीज के लोगों को अट्रैक्ट करें? आपने सही कहा कि नहीं जाना चाहते। क्या हम क्यों स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि हम ब्रिज बने, ताकि हमारी नई नस्ल को पाकिस्तान याद रहे, और वो ब्रिज कैसे बना जा सके, इस अमरीयत और जमहूरियत के भंवर को कैसे कमजोर करें? देखिए, बात ये है कि मेरा ख्याल है कि हमारी जो यंगर जनरेशन है, वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो तो डेफ़िनेटली प्रोपेगेंडा का शिकार हैं, और जो पाकिस्तान में भी हमारे बच्चे हैं, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि उनको तो पता ही नहीं, हमारी तारीख़ नहीं पता। उनसे आप पूछें तो उनको नहीं पता होता, 1857 का नहीं पता होता, उनको खिलाफत मूवमेंट का नहीं पता होता। तो जो इमरान साहब कहते हैं, जो अपनी तारीख़ वो बताते हैं, ये लोग मान लेते हैं। आई थिंक कि हमारी यंगर जनरेशन को जिस पार्टी को भी आप ज्वाइन करें, जो भी आपकी नज़रिए को से आप को जो भी आपको नज़रिया अट्रैक्ट करे, डू गेट एंगेज इन पॉलिटिक्स। अब पढ़ें, प्लीज गेन नॉलेज। तारीख बहुत ज़रूरी है पढ़ना, इसलिए बिकॉज आपको आप यू विल कनेक्ट द डॉट्स, आप कड़ियां जोड़ेंगे कि क्यों, किस वक्त क्यों ऐसा किया गया, क्यों आमरीयत लाई गई, क्यों किसी का जुडिशल मर्डर हुआ, क्यों ये जो मीडियोकर पॉलिटिशियंस हैं इनको कल्टीवेट क्यों किया गया। और फिर आप ये भी देखें कि ओवर द इयर्स कौन सी हुकूमतें थी जिनमें टेररिज्म कर्ब हुआ, जिनमें हमारा इंटरनेशनली एक्चुअली जो इमेज था वो बुरा नहीं गया, और कौन सी वो हुकूमतें थी जिन्होंने एक्टिवली ये टेररिज्म को प्रमोट किया और उनको एक सर्टेन लेवल दिया, उनको एंडोर्समेंट्स दी। जैसे कि इमरान ने इस वक्त आपने जो सवाल पूछा था कि डिड ही डू इट डिलिबरेटली, यस ही डिड इट डिलिबरेटली, ऑफ कोर्स ही डिड इट डिलिबरेटली। और वो उनका यही एजेंडा है, उनको रिक्रूट ही इसलिए किया गया था। और आई थिंक कि हमारी जो यूथ है उसको ये भी समझने की जरूरत है कि अगर आप नहीं एंगेज करेंगे, अगर आप सियासत में नहीं आएंगे, या आप एक्टिव एक रोल लॉबिंग का या प्रेशर ग्रुप नहीं डालेंगे, वो जो जमहूरी ख्वाब है हमारा, वो ख्वाब ही रह जाएगा। इस वक्त हम एक बहुत मुश्किल मोड़ पे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये लास्ट लेग ऑफ डेमोक्रेसी है। ये जो बच्चे हैं ना आजकल ट्विटर पे कहते हैं जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम अच्छा है, ये जी दे दें जी एनडीएमए को ही सब कुछ दे दें, सब कुछ तो हमारी फौज संभाल रही है। ये एसेंशियली इतना फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है, और उसका रीजन ये है कि अव्वल तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती। ये है ही एक इट्स नॉट पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूशन। सिस्टम है। जी। हाँ, हमारा पार्लियामान नहीं, इसलिए हमारे बच्चों को नहीं पता। दूसरी जी। बात ये है कि हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक रोल होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप जिसको कुक के लिए एम्प्लॉय करते हैं, शेफ को, उससे ड्राइवरी नहीं कराते, ठीक है? और अगर आप उससे ड्राइवरी कराएंगे तो खाना जल जाएगा। यू कांट हैव दैट, यू कांट हैव मल्टीटास्किंग। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस, और हमारे बच्चों को ये समझना चाहिए कि हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन है, देखिए ना, अब इंडिया इस वक्त वॉर मंगरिंग कर रहा है, ठीक है? वी आर इन अ स्टेट ऑफ हाई अलर्ट। इस वक्त हमने जो कश्मीर में हमारे अस्पताल हैं वो कोरोना से भी डरे हुए हैं, और वो इस मतलब वी आर इन अ स्टेट ऑफ हाई अलर्ट। किसी वक्त भी अगर कुछ हो गया तो कौन जाएगा बॉर्डर्स पे? तो फौज ही जाएगी ना, डिफेंस का काम तो फौज का है। अगर आप उनको एंगेज करेंगे, टिड्डी दल भी वो पकड़ रहे हैं, और जनाब कोरोना भी वो पकड़ रहे हैं, और फिर वो ये भी देख रहे हैं कि यार ये शहबाज गिल क्या बोल रहा है, चलो आसिम सलीम बाजवा को उधर बिठा दें। मैं तो मैं तो समझती हूँ कि ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी बड़ा मतलब, यू आर आर्म्ड फोर्सेस। सब कहते हैं कि जी अबू है, मैं तो कहती हूँ अम्मी है, वो माँ है जिसके ऊपर सारा कुछ डाल दिया है, नैपी भी वो चेंज करे, खाना भी वो बनाए, और सो रियली आई थिंक लेट्स टेक द प्रेशर ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि हर इंस्टीट्यूशन के लिए, हर रोल के लिए एक सर्टेन एप्टीट्यूड होता है और एक सर्टेन ग्रूमिंग होती है। देखिए, फौज में आपको जिस तरीके की डिसिप्लिन और ट्रेनिंग होती है वो एक सर्टेन लाइन ऑफ वर्क के लिए है। जो पॉलिटिक्स है ना, उसके लिए एक डिफरेंट
इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। लोगों के डिफरेंट इंटेलिजेंस होते हैं, कोई म्यूज़िक अच्छा बजाता है, कोई मैथ्स अच्छा करता है, कोई क्रिकेट अच्छी खेलता है, बट ये कन्फ्यूज़ ना करें, जिसका काम है उसको करने दें। आप अगर मेजर करें, ये जितने नौजवान सुन रहे हैं, ऑल दोज़ इवन दोज़ हू हेट मी, गो एंड चेक विद फैक्ट्स कि कौन-सा पीरियड हमारा तारीख का वो रहा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, इवन ऑल्दो हमारी जमहूरी हुकूमतों को बहुत जकड़ के रखा गया है, डिस्पाइट दैट हमने पाकिस्तान का इमेज उन वक्तों में रेस किया है, हमारा कोई जियोग्राफिकल लॉस नहीं हुआ, और हम ये जो टेररिज्म या ये जो हम पे लेबल्स हैं उन हुकूमतों की वजह से नहीं मिले। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फौज का एक अपना काम है, ठीक है, डिजास्टर में वी कैन रोप देम इन, लेकिन दे मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड बाय द सिविल इंतजामिया, दे मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव। इसी तरह जुडिशरी का अपना काम है, और जब ये काम जब ब्लर हो जाते हैं तो उसमें कोई काम भी सीधा नहीं होता, और इसमें सबसे ज्यादा बदनाम हमारी आर्मी हुई है। देखें, जी अब मैं एक आर्ग्यूमेंट ये पेश कर रही हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता वॉर छिड़ जाती है, 1965 में जो फौजी था, क्योंकि फौजी हर कोई तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं होता, फौजी जी देखें, मेरी अपनी फैमिली, आई हैव यू नो पीपल इन द आर्मी सर्विंग एंड रिटायर्ड, जिन्होंने 1971 की वॉर में सर्व किया है, 1965 की वॉर के शहादतें हैं। जो 1965 के फौजी का जो एक मोरल था वो यहाँ था, उसके लिए नूरजहान चल के जाती है रेडियो पाकिस्तान और कहती है ए पुत्र हटाते नहीं विकते। आज पंजाब में, पंजाब जो हमारी फौज का एक यू नो sort of बड़ा सेंटर चंक है। समझा जाता है, आज या सर झुका के लोग चलते हैं, और इसमें उस फौजी का कसूर है, वो तो बेचारा सियासत नहीं कर रहा ना, जो मेजर या है, जो ब्रिगेडियर है, जो लांस नायक है, जो शहीद हो रहा है, जिसके ऊपर शेलिंग हो रही है, उस बेचारे का तो कसूर नहीं है। तो आज जब गाली पड़ रही है सियासत की, मुझे नहीं अच्छा लगता, बिकॉज जिस मुल्क की आर्म्ड फोर्सेस को आप गाली देंगे, उनकी एस्टीम जब गिरेगी तो दुश्मन को तो एक और मौका मिलता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर एंटी आर्मी। अगर हम कहें कि जी ये आपका डोमेन है, ये किचन आपका डोमेन है और गाड़ी मैंने चलानी है, सो वी मस्ट बी वेरी क्लियर, जुडिशरी हैज टू रिमेन इन इट्स बाउंड्रीज, एग्जीक्यूटिव मस्ट बी सुप्रीम, द पार्लियामेंट मस्ट बी सुप्रीम, एंड डेमोक्रेसी की जिद्दोजहद जाने गई है ना इस काम में, बड़े नाम भी गए और छोटे लेवल पे भी। जिया के टाइम में बड़ी बड़ी हमारी खवातीन ने सरों पे सोटे खाए हैं, भूख हड़तालें की हैं। सो आप देख लें कि जब आमरीत आती है, जिया का मैंने किताब में बड़ी डिटेल में लिखा है कि जिया के टाइम में जो हमने गलतियां की, जो प्रोपेगेंडा, जो इंडोक्ट्रिनेशन की गई, उसके जो असरात हैं वो आज तक हमारी सोसाइटी में नजर आ रहे हैं। एंड आप देखते हैं इमरान टाइप लोगों की बातचीत में वो दिखाई देता है, उनका एक हिस्ट्री ही कॉन्जुलेटेड आइडिया है उनको पता ही नहीं है, डिस्टॉर्शन है उनके दिमाग में। Educate yourself, engage yourself, and be democratic. There is no other way, because democracy does not mean being anti-army. Democracy means equal rights for everyone. It means representation, नुमाइंदगी। घर में भी आप नुमाइंदगी चाहते हैं ना, आप नहीं चाहते, आपको ऐसा बाप नहीं पसंद होता जो पूछे ही ना कि गाड़ी क्यों चाहिए, बाइक क्यों जाना है। हो सकता है आपने ट्यूशन के लिए जाना हो और आगे से बात ही ना करना चाहे बाप। तो डेमोक्रेसी तो घर में भी होती है, मैं तो घर में भी जमहूरियत, आई लिसन टू द होल फैमिली, एंड दैट मस्ट बी अंडरस्टूड बाय दिस यंगर जनरेशन जो कि मिसलेड है। ये एक पाइड पाइपर सिंड्रोम है। Imran has led through a charismatic personality. He has led our youth like the Pied Piper and led them down a very, 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 very dangerous and very misleading road. वो यही है ना रेहान भी देखें, जैसे आप पीपल्स पार्टी में, तो उनको डिफेंड करूंगा कि हमारी क़यादत कभी भी नफरत, तआस्सुब, ये तशद्दुद, ये चीजें नहीं अपनी वर्कर्स में या अपनी कौम में डालती, इन्होंने डाली हैं और वो उसका रिएक्शन आ रहा है। लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्योंकि मैं तो चाहता हूं और आपके साथ एक और नशिस्त भी होगी इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, कि हम तो सीख रहे हैं, ये बातें आप जो कर रही हैं ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का भी हिस्सा है और आपकी एक अपनी भी फिलॉसफी है सारी, और फिर बीइंग अ वुमन ओवरसीज और बच्चों के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, ये बड़ा मिशल राह है ये चीजें। ये जैसे आपने अभी का एस्टेब्लिशमेंट का, तो देखे ना हमारा मुल्क तो ज़रई कहलाया जाता है, ऐसे ही है ना, एग्रीकल्चर है।
यही है हमारी। तो फिर महकमा भाई ज़राअत के है जी, ना हमारे पास नहीं गंदम है, ना हमारे पास चीनी तो है, ना हमारे पास नहीं खाने को है, तो नहीं पता चले नहीं कहलाते तो कौन हम यही है ना, एग्रीकल्चर कंट्री, लेकिन वो अगर महकमा ज़राअत कोई कंट्रोल करता है तो हम बुरा क्यों मनाते हैं? देखिए महकमा ज़राअत जो है ना, जी, मैं तो प्रोबेबली इसी वजह से आई हैव बीन टारगेटेड आल्सो, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान गई तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये जो इशारों की ज़बान है, जब खुदा ने ज़बान दी है ना, आवाज़ दी है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं कोई अब खुदा ना ख़ास्ता पुराने तजिया नगारों या सीनियर एनालिस्ट तो हूँ नहीं कि मैं इशारों में बात करूँ। बात अगेन ये है कि जब हम ये उँगलियाँ उठाते हैं फ़ौज के ऊपर या अपनी इंटेलिजेंस सर्विसेज़ के ऊपर, और फिर ये कंस्पिरेसीज़ जन्म देती हैं, तो हम अपनी देखिए ना, फ़ौज कोई अलहदा तो नहीं है, कोई गैर तो नहीं है ना, या अभी तो ट्रू। हमारी भाइयों में से हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स में से हैं। एंड आई थिंक कि मैंने आपको बताया कि फ़ौज का जो एक माहौल है, उसमें यस सर, यस सर, यस सर, यस सर ऊपर तक करना पड़ता है आपको, बिकॉज़ दैट्स द डिसिप्लिन। तो जी, सर्टेनली जो चीज़ आपको डिप्लोमेसी करनी है, फॉरेन ऑफिस डिप्लोमेटिक काम है, उसमें इंटेलिजेंस, उसमें कॉम्प्रोमाइज, उसमें शेयरिंग आपको करनी पड़ती है, उधर डंडा नहीं चलता। अब देखिए ना, सिलेक्टर्स लेके आए हैं, खुद भी बदनाम हुए हैं, वो ले तो आए हैं, लेकिन अब इकोनॉमी नहीं डंडे के जोर से चल सकती। देयर इज लिमिटेशंस टू दिस। तो जब हम ये कहते हैं ना कि आप कहते हैं महकमा ज़राअत, तो वो मैं क्योंकि ज़राअत उनका शोबा नहीं था, उन्होंने या फोर्सफुली दिया। देखिए ना, जब नहीं है उनका ज़राअत, उनका शोबा नहीं था। अब उनको कॉर्नफ्लेक्स नहीं बनाने चाहिए थे, तो कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं, तो ऑब्वियसली शैबी क्वालिटी के कॉर्नफ्लेक्स बनेंगे। जो हुँ, कॉर्नफ्लेक्स आप बनाते हैं और जो कॉर्नफ्लेक्स असली कॉर्नफ्लेक्स बनते हैं, या जो चीज़ आप बनाते हैं, जो आपका पनीर आता है और जो इम्पोर्टेड या जो चीज़ हम पसंद करते हैं, फ़र्क है ना जी, क्वालिटी में फ़र्क है। तो व्हाट डू आई वांट या फॉर ब्रेकफास्ट? आई वांट द बेस्ट क्वालिटी सीरियल, आई वांट द बेस्ट क्वालिटी चीज़। इसी तरह से आई थिंक, आई होप दैट दे हैव लर्न्ड देयर लेसन। हर ऐसा नहीं है कि यूएस में पॉलिसी पेंटागन की डिस्कस नहीं होती। लेट्स बी ऑनेस्ट, ऑफ कोर्स एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल होता है, लेकिन आई थिंक दिस इज ऑल्सो रॉन्ग टू से कि एस्टैब्लिशमेंट एक कोई बड़ी लॉबी है, ऐसा भी नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट जिसको हम एक नाम देते हैं, ऐसा नहीं है। देर आर पॉकेट्स एंड लॉबीज इनसाइड इट ऑल्सो, बट आई थिंक कि हमें वी हैव टू मूव बियॉन्ड इट, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अब जिस 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 हिस्टोरिकल मोड़ पे हम खड़े हैं, हम एक चाइना और अमेरिका की एक टग ऑफ वॉर में बीच में निशाना बने हुए हैं। सो वी मस्ट डिसाइड द न्यू लीडरशिप, जो नई क्यादत आएगी, उसको बड़ा क्लियर होना पड़ेगा कि जी ये 5 एरियाज मेरे हैं और ये 2 एरियाज आपके हैं, और मैं इन 2 एरियाज में से आपसे डायरेक्शन लूंगा और इन 5 एरियाज में से आप मुझे फ्री हैंड देंगे। इसलिए कि ऐसा नहीं हो सकता। ये जो मैं कह रही हूँ ना कि एक दूसरे के ये जो अथॉरिटी का ये एक जो टग ऑफ वॉर है, वो ओवरलैपिंग करते हैं। आपके मुल्क में अगर होगा, तो आपको कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। वी आर गोइंग टू सफर लॉसेस एट एवरी थिंग, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे खुदा ना खास्ता वो हमारी बॉर्डर्स हो। सो वी कांट अफोर्ड दैट। वी हैव टू थिंक इंटेलिजेंटली, वी हैव टू वर्क टुगेदर। और मैं आपको इसकी मिसाल दूं कि एक जमाना था पीएमएलएन और पीपीपी, देवर एट लॉगर हेड्स, ऐसा ही था। जी, लेकिन जब वालिदैन ने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जब हम बेनजीर भुट्टो की और नवाज शरीफ की मुलाकात देखते हैं एक अच्छे साजगार माहौल में, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, तो उसका हमने क्या देखा, रिजल्ट क्या देखा, हमने देखा 18th अमेंडमेंट, हमने देखा एनएफसी अवार्ड। ये इसी वजह से था ना, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन। उसके प्रोविंशियल बाद ऑटोनॉमी। जी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली, यानी कि मूवमेंट हुई ना जी, मूवमेंट हुई। जी। एंड वी गॉट रीड ऑफ, मतलब हमने वो जो एक डिसॉल्व कर देते थे असेंबली, वी गॉट रीड ऑफ ज़रदारी साहब ने आपकी पठान कौम को नाम दिया खैबर पख्तूनख्वा। एग्जैक्टली। लेकिन मकसद मेरा कहने का ये था कि जब एक जनरेशन एक स्टेप उठाती है, अब आप देखें कि उसका रिजल्ट क्या है, कि आज बिलावल भुट्टो, बिकॉज अच्छी उनकी परवरिश हुई हुई है, मरियम नवाज शरीफ जो उनसे बड़ी हैं, उनको इतनी रिस्पेक्ट से ग्रीट करते हैं, या अच्छा लगता है, अच्छा लगता सही। है। अब इनका जो हुँ, दिमाग गंदा है ट्रोल्स का, वो एक हुँ, अच्छी परवरिश का एक अच्छा लड़का है, मेरा बेटा भी ऐसा है, वो हुँ, रिस्पेक्ट करते हैं औरतों के। आप क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं कर सकते औरतों को, और आप चूंकि औरत को एक सर्टन नजर से देखते हैं क्योंकि आपकी नजर गंदी है, नहीं, उसने देखा है अपनी माँ को,
और मरियम नवाज ने देखा अपने बाप को कि अपने डिफरेंसेस उन्होंने दे लर्न एंड दे मेड कोलैबोरेशन. नाउ दिस जनरेशन, मुझे खुशी हुई कि तमीज से बात करें, आप करें एक दूसरे जी को पॉलिटिकली अपोज करें, बट दैट डज नॉट मीन कि आप किसी से अच्छी तरीके से पुरतपाक उनका वेलकम ना करें, रिस्पेक्ट ना दें. और वो तो उनसे उम्र में भी बड़ी हैं और वो शी इज अ वुमन, ही इज जस्ट अ वेल ब्रॉट अप बॉय. लेकिन तकलीफ हुई. तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि आपकी सोच गंदी है. आपकी सोच गंदी है. आप जब किसी की वालदा को का फ्यूनरल होता है तो आपसे तकलीफ नहीं होती कि अफसोस करें. अफसोस करने आपकी का। सोच ऐसी है कि जब कोई कैंसर की डेथ बेड पे होती है तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं. ये आपकी सोच की गंदगी है. हमारी तो जी पाकिस्तानी कौम की तो यही रवायत अच्छी है कि अगर आपके सियासी इख्तलाफात भी हों, कोई बीमार होता है हम जाते हैं तीमारदारी के लिए, को किसी की फौतगी होती है हम जाते हैं दुआ के लिए. तो ये एक जो गंदा माहौल इन्होंने बनाया, ये इनकी अपनी फितरत और अपनी जहन की गंदगी है जो अच्छा, ये मैनिफेस्ट है. रेहान बीबी, यू मेड मी थिंक, आई डिडंट वांट टू से दिस, क्योंकि फिर वो लोग कहते हैं कि शायद अपना वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब के नाम पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड बना. उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी, मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, दुनिया में नाम था, भुट्टो खानदान का उनके बाप का नाम था, एक लिगेसी है जिसको ला रही थी, फिर शहीद हुई उसी अवामी उसके लिए जद्दोजहद के लिए. अक़वाम मुत्तहिदा में उन्हें उनकी स्ट्रगल के लिए अवार्ड भी मिला. तो उनके ऊपर एक चीज़, एक हॉस्पिटल बन गया और ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट आया. उनका तो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन रिस्पेक्टेड है, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है उनकी वालदा इमरान साहब की. उनकी क्या खिदमात थी कि उनके नाम पे हॉस्पिटल हमारे पैसे से, अवाम के पैसे से बना, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है गवर्नमेंट लेवल पे बना और उसको उन्होंने चेंज कर दिया. अब भी लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ही कहते हैं. तो ये क्या थिंकिंग है कि जहां आप अपने घर के बंदे के नाम पे हॉस्पिटल बना लें, जिनकी कोई सेक्रीफाइस, कोई काम नहीं था पॉलिटिक्स में. मैं उनको अंडरमाइन नहीं करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट, वो हमारी भी माओ की जगह वो फोत हो चुकी है, लेकिन इनकी मैं बात कर रहा हूँ. तो इन्होंने ये अभी नाम भी चेंज किया. ये क्या फिर वही गलत मैसेज जाता है कि आप कहाँ कहाँ हाथ मारते हो, आगे से भुट्टो निकलता है. देखिए, बात मैंने आपको ये इसमें समझने वालों के लिए इशारे होते हैं, लेकिन जो बेवकूफ होते हैं या जो पावर के नशे में या अपने ईगो, एक जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होती है ना, उसको नहीं समझ आती. उसको बड़े एलिवेटेड लेवल्स ऑफ उनका आइडिया होता है, ग्रैंडियोसिटी होती है, उनको नहीं नजर आता कि क्या गलत कर रहे हैं या क्या उनको नहीं बोलना चाहिए. भुट्टो खानदान के नाम को, लेगेसी को खत्म करने की कोशिश की गई थी ना, तो फांसी दे दी थी. तो नहीं हुआ, नहीं खत्म हुआ, बिकॉज ये तरीके ही गलत हैं. मैं इतनी ड्रास्टिक बात इसलिए कर रही हूँ कि इतना ड्रास्टिक मेजर लिया गया कि एक जुडिशियल मर्डर हुआ, लेकिन नहीं हुआ ना खत्म. अब आप जब आपको जेलसी होती है, जेलसी है ना कि एक बुढ़ा आदमी एक जवान लड़के को कह रहा है कि तू, उसकी चेयरमैनशिप से आपको एतराज है, तो आपसे कोई पूछे कि आपको चेयरमैनशिप किसने बनाया. चलो, बिलावल भुट्टो को तो उसकी माँ ने तो नहीं चेयरमैनशिप बनाया ना, माँ तो शहीद हो चुकी थी. बेनजीर भुट्टो ने तो नहीं बनाया. अच्छा, चले मान लेते हैं जरदारी साहब ने बनाया. हमारे सी हिसाब सी से ने तो बनाया जी, हमारी सी सी. चले चले जी चले मान लेते हैं, जरदारी साहब ने बनाया. और हम मान जी लेते हैं कि जरदारी साहब उनके वालिद साहब हैं, इसलिए मेरे हिसाब से एज मैं अगर पॉलिटिकल तजिया करूं तो मेरे हिसाब से बिलावल को जरा लेट चेयरमैनशिप मिली. मेरे हिसाब से पहले मिलनी चाहिए थी. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड एग्री विद इट. इसलिए क्योंकि देखें, पॉलिटिक्स इज अबाउट ब्रिंगिंग करिश्मा टू द पार्टी. तो मैं समझती हूँ कि जैसे बीबी बहुत पॉपुलर थी खैबर पुख्तनख्वा में, और उनके जाने के बाद पंजाब में और खैबर पुख्तनख्वा में पीपीपी बिल्कुल मतलब वो खत्म ही हो गई. केपी में तो मैंने बिल्कुल खात्मा देखा है. तो बिलावल भुट्टो वो करिश्मा दोबारा लाए हैं. मैं देखती हूँ कि पंजाब में मतलब टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन वो दोबारा ब्रिजेस बनेंगे. अब इमरान साहब से कोई पूछे कि चले, उनको तो उनके वालिद साहब ने बनाया था, आपको पीटीआई किसने बना के दी, आपको चेयरमैन किसने बनाया. हम क्या समझे कि जनरल हमीद गुल साहब आपके वालिद हैं. आप तो बताएं ना कि आपके जो फादर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें ना, उनको आइडेंटिफाई करें. मैं बाकी तरफ नहीं जाना चाहती. आपने तो अपनी पीटीआई एक पूरी पार्टी बना ली अपनी जात की खातिर. इनकी वजह से तो अब्दुस्तार ईदी भी बेचारे भाग आए थे, जब बीबी शहीद के खिलाफ इन्होंने करना था. अब्दुस्तार ईदी से. अच्छा, आपने भी कहा, मैं आखिरी सवाल पे आने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आखिरी सवाल पे रियाम बीबी आने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, लेकिन वो ऐसा इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि माशाल्लाह. अभी आपने कहा कि पीपीपी खैबर पख्तूनख्वा में, और देखें खैबर
शायद आप यूके आ गई हैं, या वहां पे लोअर दीर और अपर दीर में से एक सीट पीपल्स पार्टी जीती होती थी और एक जुमा इस्लामी, हमने वो भी जीती, ऐसा नहीं है। फिर नॉर्थ पंजाब में राजा परवेज साहब ने जीती जो सीट, ये बहुत बड़ा, ये एक अलार्मिंग साइन है कि पीपल्स पार्टी इज देयर, लेकिन वो आरटीएस एनीवे उसमें चले जाते। अब मैं आखिरी सवाल पे आता हूँ, मुझे ये बताएं कि आप अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचती हैं, कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आएंगी, क्योंकि बूम बूम लाला अफरीदी ने तो ऑलमोस्ट ऐलान कर दिया है, तो आप दोनों का भी तनख्वाह से आ जाएं तो क्या बनेगा? नहीं, आप क्यों हंस रही हैं? उनकी उनकी बात पे हंस रही हैं, मुझे पता नहीं, है। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि जी मैं शायद मेरे बाल इतने खूबसूरत नहीं है लाला की तरह, और मेरा ख्याल है कि लाला मेरे बड़े बड़े भाइयों की तरह, इज अ वेरी स्वीट मैन, इज आई रियली थिंक कि उनके लिए ये बेहतर होगा कि वो इमरान की ये जो रन रहा है, इनिंग्स रही है, उससे सबक हासिल करें। और लोग बड़ा प्यार करते हैं लाला से, शाहिद अफरीदी से लोग बहुत प्यार करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। आई थिंक मैं खुद यहाँ करता हूँ जी, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं। ये उनका काम नहीं है, ये उनका जी काम हाँ, नहीं है। He's a very nice man, he's a very good father, but I think ये उनका काम नहीं है, ये उनका काम नहीं है। मैं इतनी हैंडसम नहीं हूँ कि सेलेक्ट हो जाऊं, और मैं समझती हूँ कि मैं इतना शायद ओबीडियंट भी नहीं हूँ, शायद मैं थोड़ा सा नाफरमान हूँ। सो मैं समझती हूँ कि मैं इस तरह, तो आप पहले आपने उस्मान बुज़दार की एक बददुआ दे दी, अब ऐसी बातें ना करें। आप यकीन करें कि ये एक्टिव सियासत में अक्सर लोग मुझे कहते हैं, और मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़ा डर लगता है, मुझे डर लगता है कि मैं इन जैसी ना हो जाऊं। मुझे डर लगता है कि मैं जो अब जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, आप यकीन करें कि मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, सच्ची बात है, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए दुआ करती हूँ। मेरे लिए अपने बच्चों के अलावा, और मतलब मैंने ना कभी किसी और चीज के लिए दुआ नहीं की, मैंने सिर्फ अपने बच्चे मेरे ठीक रहें, खुश रहें, बस। और इसके अलावा सिर्फ मैं एक दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, मेरे हाथ में लोगों का मैं रिज्क मांगती हूँ, कि मेरे हाथ में ये मैं वसीला बन जाऊं, कि मेरे हाथ में ये तौफीक डाल दे अल्लाह पाक की ज़ात, कि मेरी वजह से कुछ घर चल सके। और उसकी वजह ये है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत फेम भी देखा है, पैसा भी देखा है, प्रिविलेज भी देखा है, लेकिन आपको मैं बताऊं, ये बड़ी खुद गर्ज एक मेरी दुआ है एक्चुअली। इट्स नॉट कि बड़ा मैं पायस हूँ। जो इंसान को तस्कीन मिलती है किसी और की तकलीफ दूर करने में, ये एक ऐसी तस्कीन है। आई लाइक टू बी हैप्पी, और मैं जब किसी को कोई रिलीफ दे सकती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक की खास मेरे ऊपर रहमत रही है, वरना मेरी औकात नहीं थी, मेरी कोई क्वालिफिकेशंस भी नहीं थी। मैंने एक सिंपल सा बीए किया, उसके बाद इधर उधर डिप्लोमास किए, बड़ी मुश्किल से तालीम कंप्लीट की, जो इनके प्रोपेगेंडा के हाथ बनी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बच्चों को, मतलब आज मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझती हूँ कि अल्लाह ने मेरे पे इतनी मेहरबानी की है कि मेरे माशाल्लाह तीनों बच्चे, ये अल्लाह पाक की खास रहमत रही है। तो आई फील लाइक आई ओ इट कि मेरी बच्चों पे जो अल्लाह की रहमत रही है, मैं कम से कम एक और घर को तो कम से कम मैं इनेबल कर दूं, समवेयर। एंड आई फील कि अल्लाह ने ये पोजीशन अगर दी, आवाज दी है, तो अगर मैं कोई नेशनल एसेट, अब जैसे ये रोजवेल्ट की बात होती है या के इलेक्ट्रिक की बात होती है, आई रियली फील कि देर इज अ रीजन, अल्लाह ने किसी बड़े प्लान के तहत आपको कहीं भेजा होता है। वो छोटा सा काम होता है, एक बड़े प्लान का हिस्सा होता है। मेरा इतना ही सा रोल होगा। सो आई डोंट नो कि व्हाट अल्लाह हैज प्लान्ड फॉर मी, बट एक्टिव सियासत से सच्ची पूछे मुझे डर लगता है। मैं ये दरबारी बिहेवियर कर नहीं सकती, और मैं तो फिर हक के लिए लड़ूंगी। अगर मुझे कोई कह दे, कोई भी कह दे कि बीबी आप आए, हम आपको इख्तियार देते हैं कि आप एक गांव को साफ पानी दे सकेंगी, एक गांव को स्कूल दे सकेंगे, मैं इतने पे भी खुश हूँ। लेकिन द प्रॉब्लम इज दिस कि लोग सियासत में आते हैं करप्शन करने के लिए, और जब आप करप्शन करते हैं, 100 बंदा आपका ताउन करता है। अबरार साहब, आज आप कोई ठेके की बात करें ना, आज मैं किसी से कहूँ कि ये एक जबरदस्त ठेका है, आप यकीन करें 10 बंदा मुझे हेल्प करेगा। आ जाएंगे, लेकिन मैं कहूंगी कि मैंने 100 बच्चों का स्कूल अडॉप्ट करना है, नो, nobody will help me। ये जो हमारी रविश है, we have to change it। So
अल्लाह करे बस मुझे तौफीक इतनी मिले कि जो मैं राइट साइड ऑफ हिस्ट्री पे हूँ, बस इससे डिविएट ना करूँ, ये काफी है। ये ऐसी शायद आफरीदी वाली दुआएं ना दें मुझे। रेहान बीबी, आपने जो आज बातें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पॉजिटिव जो है वो उसमें से ये गेन किया है कि आपने वुमेन मेन स्ट्रीमिंग की जो पॉलिटिक्स में है वो उनका रोल वो डिस्कस किया है, आपने फैमिली रोल डिस्कस किया है, आपने अपने पाकिस्तान का एक पॉस्चर, क्योंकि हम यहाँ बैठ के खाली तनकीद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम हुकूमत कराएं या ये करें, नहीं, जैसे मैंने कहा कि तनकीद नहीं होगी तो बेहतरी की उम्मीद नहीं होगी। तो आपने वो सारे सब्जेक्ट जो है वो पॉइंट्स जो है कवर किए बहुत खूबसूरती के साथ, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। ये मैसेजेस ये फ्लड आ रहा है, मेरे फोन पे भी आ रहा है, राइट पे भी, और लोग यही आपको कह रहे हैं, क्वेश्चंस भी आए हैं, कुछ मैंने लोगों के कवर कर लिए हैं, और लोग यही कह रहे हैं कि यू आर फार बेटर देन बिफोर, आप पॉलिटिशियन हैं और आप मान लें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों के मैसेजेस। और आप देखें, पॉलिटिशियन वो नहीं होता कि इलेक्शन ही जीते, आप उस एरिना में जाएं, अपना किरदार अपनी आवाज उठाती रहें या उठाते रहें, जो भी है, मैं आपको वो नहीं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों के सेंटिमेंट्स कन्वे कर रहा हूँ। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी जात में ये चाह रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप के प्लेटफॉर्म से मैं ये कर रहा हूँ कि ब्रिज बने आप जैसे लोगों के साथ, पाकिस्तान के दीगर जो बड़े बड़े नाम है उसमें सहाफत में, सियासत में, कि हम ओवरसीज की कम्युनिटी को ब्रिज बना के पाकिस्तान के लिए एसेट बनाएं। आखिरी वन लाइनर आपका क्या मैसेज होगा कि आज हम इस नशिस्त से उठे तो लोग कहें कि रेहान बीबी ने सारा प्रोग्राम अच्छा किया, आई मेड हर लाफ एज वेल एट द एंड लाला की वजह से, लेकिन रेहान बीबी ने जो एक आखिरी लाइन कही पाकिस्तान के लिए, अपनी न्यू जनरेशन के लिए, दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस सिटिंग। आपने जो बात की है मैं उसी को रीएंडोर्स करूंगी और दोबारा रिपीट करूंगी कि ओवरसीज पाकिस्तानी को लॉबी बनाने की जरूरत है, पाकिस्तान की लॉबी। आज कश्मीर में अगर हम कुछ नहीं कर सके वो इस वजह से कि हमारी आवाज नहीं है, आपको ये मानना पड़ेगा। हाँ, हमारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं यूके में, यूएस में तो हमारी आवाज ही नहीं है। नॉट पीटीआई, नॉट पीएमएलएन, नॉट पीपीपी, मैं कह रही हूँ पाकिस्तानी पाकिस्तान की लॉबी, पाकिस्तान की लॉबिंग करे, पाकिस्तान की आवाज करे। और मैं समझती हूँ कि मैं पॉलिटिक्स ही कर रही हूँ। पॉलिटिक्स इज नॉट नेसेसरीली कि आप मिनिस्टर बन जाएं, सेनेटर बन जाएं, पोजीशन, ये पॉलिटिक्स ही है। अगर हम कोई कौमी असासा बचा सकते हैं, इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप लोग और प्लीज खवातीन आगे आएं और आप एक्टिवली सियासत में हिस्सा लें, लेकिन लॉबी बनाएं, अपनी आवाज पहले स्ट्रॉन्ग करें। एंड दैट विल ओनली हैपन व्हेन वी हैव यूनिटी। इधर यूनिटी होगी तो शायद वी कैन इंस्पायर समबडी इन पाकिस्तान आल्सो। मैं जबरदस्त अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूंगा। कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि बार साहब आप तो आधा घंटा तक ही इंटरव्यू कर सकेंगे, एंड ये मेरा सबसे लंबा इंटरव्यू हुआ है जिसको अभी भी मैं समझता हूँ कि आई हैवंट क्वेंच्ड माय पॉलिटिकल थर्स्ट या जो भी है, अभी तक वो नहीं हुई, इतनी तशनगी रह गई है। इंशाल्लाह आपसे नियर फ्यूचर में भी मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं अपने देखने सुनने वालों को यही मुतमईन करना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान के लिए बात करें, कश्मीर के लिए आवाज उठाएं। कश्मीर हमारी शहर रह गया है, और जिसका ये कश्मीर पे जरा सा भी एक आवाज उठती है वो उसमें सदका जारिया डालता है। इंशाल्लाह कश्मीर आजाद होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यहाँ भी आप खुश रहें, आबाद रहें, और पाकिस्तान के लिए आवाज उठाती रहें, नई नस्ल के लिए। अभी अल्लाह ताला आपको इसी तरह अपने हिफ्ज़ मालूम रखे। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। ये थी व्यूअर्स रेहान बीबी, जिनको हमने बहुत शुक्रिया रेहान बीबी। आपने सुना, देखा, फैसला आप खुद करने वाले हैं, और उनकी बातों से आप इत्तेफाक कर सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं, क्योंकि तनकीद ही बेहतरी की उम्मीद लाती है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नए किसी मेहमान के साथ, किसी पर्सनैलिटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। लेकिन मकसद यही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप का प्लेटफॉर्म है, या कोई भी आप अपने किसी भी प्लेटफॉर्म से आप ओवरसीज की जो हमारी न्यू जनरेशन है उसको पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करें, ब्रिज बने, वरना दे विल बी कंसिडर्ड एज ए लॉस्ट प्रॉपर्टी। ये बहुत हॉरिबल आगे फ्यूचर आ रहा है। तो अभी से आप काम करें, हम आगे ही लेट हैं, लेकिन अभी से फिर भी अभी नॉट टू लेट, इस पे काम करें, और जहां भी जिसका भी है वो आवाज उठाता रहे पाकिस्तान के लिए और ओवरसीज कम्युनिटी के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आजम पाइंदाबाद, जिए भुट्टो।